बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जो हाज़रीन हैं उनको खुश आमदीद। आज का दूसरा हमारा इस एग्ज़ेक्टिव बॉडी का एजुकेशन सेशन है रिफ़ंड के हवाले से। तो उसको शुरू करने से पहले मैं दावत देता हूँ अतीकुर रहमान हाशमी साहब के, वो आएँ और तिलावत कलाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान हाशमी साहब। आप प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, जिसका टॉपिक आज हमने रखा हुआ है रिफ़ंड के हवाले से। इसमें सेक्शन 170 और 171 को हम डिस्कस करेंगे, और इसमें जो डिपार्टमेंटल डिलेज़ आ रहे हैं उस पर भी जो है ना तफसील से बात करेंगे। हमारे आज के स्पीकर हैं इमरान गाजी साहब, तो मैं अब इनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और लेक्चर का आगाज़ करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो हमारा आज का लेक्चर है वो पूरे पाकिस्तान का मसला है। 170 और 171 के ऊपर हमें कहा गया जी कि प्रोग्राम करें, ताकि ना रिफ़ंड लेने के लिए प्रोसेस जो है वो हमें समझ आ जाए कि क्या प्रोसेस है और हमने करना कैसे है इसको। इसमें जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि 170 के अंदर रिफ़ंड जो है उस टैक्स का मिलना है आपको जो एडजस्टेबल होगा। इसमें जो बेसिकली हमारे पास थीम है, थीम रहेगी जी कि आपने जो रिटर्न जमा कराई है उस रिटर्न में रिफ़ंड जो बनेगा और वो एडजस्टेबल टैक्स का होगा तो वो आपको रिफ़ंडेबल है। जो वर्डिंग है सेक्शन 170 की वो मैं पढ़ देता हूँ आपको। उसमें लिखा हुआ है सब सेक्शन 1 में, ए टैक्स पेयर हु हैज़ पेड टैक्स इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट विच द टैक्स पेयर इज़ प्रॉपर्ली चार्जेबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस मे अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर ए रिफंड ऑफ द एक्सेस। अब जो टैक्स चार्जेबल है वो आपने बताना जी कि आपके ऊपर टैक्स बनता कितना था, उसमें मिनिमम टैक्स कितना बनता था, फाइनल कितना बनता था, और नॉर्मल टैक्स रजीम में आपका टैक्स कितना बनता था, वो अब आप बताएंगे। उसके लिए एक ही तरीक़ेकार है कि आप अपनी रिटर्न जमा कराएंगे। जब रिटर्न जमा करा दिया है, बाज़ दफ़ा सवाल आता है जी कि आपने सेक्शन गलत कोड कर दी है। 153(1)B का टैक्स आपने 153(1)C में क्लेम कर दिया है, 230H का जी में कॉलम में लिख दिया है। तो अगर ऐसी जगह पे टैक्स गलत क्लेम भी हो गया तो डिपार्टमेंट इस बात पे आपका रिफ़ंड नहीं रोक सकता कि इसमें लिखा हुआ कि टैक्स पेएबल से ज़्यादा जो आपका एक्सेस चला गया है, जो आपका डिटरमिन अगर 100 रुपये बनता था और आपका 125 रुपये एडवांस टैक्स चला गया है, क्योंकि विद होल्डिंग टैक्स वो हम इसको एडवांस टैक्स की मद में ही गिनते हैं, तो उस सूरत में आपको रिफ़ंड मिलने के एंटाइटलमेंट हैं। और इससे बात से मतलब कि मुबारक है जी कि वो किसी सेक्शन में गलत कोड हो गया है। इस बात से रिटर्न रहा तो आप रिवाइज़ कर लेंगे, अगर रिटर्न रिवाइज़ करने का ऑप्शन नहीं है, टाइम बार हो गई है, तो आप फिर भी सेक्शन 170 सब सेक्शन 1 आपको अलाउ करता है जी कि आप एक्साइज टैक्स पेड को वेरीफाई करवाएं और उसका रिफ़ंड ले लें। फिर सब सेक्शन 2 है जी, वो कहता है कि एन एप्लीकेशन फॉर ए रिफंड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी मेड इन अ प्रेस्क्राइब फॉर्म। जब से आरएस आया सबसे बड़ी गलती हम ये कर रहे हैं कि जी हम प्रेस्क्राइब फॉर्म पर अपनी एप्लीकेशन नहीं देते। हम आरएस को ओपन करते हैं, वहाँ पे एक लाइन आ रही होती है रिफ़ंड की जी कि आपका उसमें ब्लैंक होता है, हम वहाँ पर लिखते हैं। ऐसा नहीं है, इसका प्रेस्क्राइब फॉर्म है। इसका प्रेस्क्राइब फॉर्म रूल में दिया हुआ है। उस रूल के प्रेस्क्राइब फॉर्म को मैं शेयर कर दूँगा आज। जब भी आपने अपना रिफ़ंड अप्लाई करना है तो उस प्रेस्क्राइब फॉर्म पर एक दफ़ा फिल करना है। फिल करने के बाद आप फिर उसको उसमें कॉपी पेस्ट कर दें, और कॉपी पेस्ट करने के बाद अपनी जो रिफ़ंड की 170 की एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर दें, क्योंकि लॉ में लिखा गया जी कि 170 की जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन करना ज़रूरी है।
मैनुअल नहीं देंगे। जब तक हम मैनुअल दिया करते थे उसी रिफ़ंड एप्लीकेशन पे ही हम हाथ से लिख कर या टाइप कर कर रिफ़ंड एप्लीकेशन जमा कराया करते थे, जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है। लेकिन जब से IRS आया हम गलती कर रहे हैं इसमें, जहाँ पर ऑफिसर का दिल कर रहा होता है जी कि इस शख्स को रिफ़ंड देना है तो वो दे देता है, जहाँ वो रोकना चाहे आपको इसी बात पर वो कि आप प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपकी एप्लीकेशन नहीं है वो रोक सकता है। इसके दूसरी तरफ अगर हम आते हैं सेल टैक्स में, सेल टैक्स में STR1 है जो सेल टैक्स नंबर लेने के लिए आपका प्रिस्क्राइब फॉर्म है। आप ITMS में जाएंगे, ITMS में सेल टैक्स नंबर लेने का एक प्रिस्क्राइब फॉर्म हुआ करता था, वो जो एक पूरा कॉलम था जिसमें डेटर्स के नाम और ये सारे एक प्रिस्क्राइब फॉर्म था। वो आप IRS में गए हैं तो IRS में जाकर वो प्रिस्क्राइब फॉर्म अब नहीं है। तो अब जितनी भी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन हो रही हैं FBR खुद यहाँ पर इलीगलिटी कर रहा है। तो अब इस चीज़ का कि वो खुद इलीगलिटी कर रहा है वो तो हमने उसको हाईलाइट करना है कि इसको आप STR1 को प्रॉपर हमें उस फॉर्म की सूरत में दें जिस फॉर्म में हमने अप्लाई करना है, ना कि IRS के अंदर आप एक नया अपनी मर्ज़ी से जो दिल करे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, जो दिल करे आप इधर का दाएं का बाएं का बिजली का फॉर्म, बिजली के GPS की ट्रैकिंग, ये चीज़ें बेसिकली लॉ में मौजूद हैं। लेकिन फॉर्म का जो हिस्सा है हमने उसके ऊपर फिल करके जमा कराना है, ना कि उससे अदर देन फॉर्म में हम जमा करा रहे हैं। फिर उसके बाद है जी कि वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, कि उसको साइन स्टैम्प भी आपने ऐसे ही करना है जैसे वेरीफाइड प्रिस्क्राइब मैनर रूल में दिया गया है। और इसके बाद जो तीसरी है वो अहम है कि मेड विद इन 3 years ऑफ द लेटर ऑफ द डेट ऑन विच द कमिश्नर हैज़ इश्यूड द असेसमेंट ऑर्डर टू द टैक्स पेयर फॉर द टैक्स ईयर टू विच द रिफंड एप्लीकेशन रिलेट्स। अब यहाँ पर रिफंड एप्लीकेशन जमा कराने की बात, रिटर्न जमा कराने की बात हो रही है कि रिटर्न जमा जब रिटर्न जमा कराई है उसके 3 साल के अंदर अंदर आपने, जब 120 का ऑर्डर हो गया तो आपने अप्लाई करना है। और द डेट ऑन विच द टैक्स वाज पेड रहा, फिर जिस तारीख को आपने टैक्स पेड किया था अगर वो रिटर्न जमा कराने के बाद की तारीख है तो फिर उसके बाद की डेट से 3 साल आपके काउंट होंगे। अब इस पर 2 कॉन्ट्राडिक्शन हैं हाई कोर्ट में और FTO में। हाई कोर्ट का तो कहना है जी कि शिकागो मेटल का फैसला था 2015 में, रिपोर्ट हुआ है, जस्टिस शाहिद जमील खान साहब ने दिया है कि जब ये 3 साल गुजर गए हैं, और ये 3 साल कब आए थे, 3 साल आए थे ये क्लास 2016 में आई है। इससे पहले 2 साल हुआ करती थी कि 2 साल में आपने रिफ़ंड एप्लीकेशन जमा करानी है। अब अगर 2016 से पहले का रिफ़ंड है तो दो साल में जमा कराया नहीं है आपने, उसके बाद की अगर आपकी रिफ़ंड है, अगर 3 साल के अंदर आपने जब रिटर्न आपकी असेस हो गई है, 120 का ऑर्डर हो गया, उसको आपने जमा नहीं कराया, उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये होगा कि कमिश्नर आपको रिफ्यूज़ कर सकता है जी कि अब आप रिफ़ंड नहीं ले सकते। 2015 में भी यही जजमेंट शिकागो मेटल में रेशो डिसाइड हुई है। जस्टिस शाहिद जमील खान साहब ने कहा जी कि आपने क्योंकि 3 साल में रिफ़ंड अप्लाई नहीं किया, अब आप नहीं ले सकते। हाँ, अब आपको कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन मौजूद है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें अगेंस्ट द फ्यूचर टैक्स लायबिलिटीज़। दूसरी तरफ FTO साहब है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको उठाया है, और उस जजमेंट के साथ उन्होंने जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसको उन्होंने बेस बनाया। उसमें लिखा हुआ जी कि टेक्निकलिटीज़ की बेस पर और किसी दूसरे इन बातों के ऊपर के जी कि ये रिफ़ंड आपका हम नहीं देते किसी बात से भी, FBR आपको इनकार कर रहा है। तो P फैज़र केस है, 1998 में रिपोर्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आपको इसकी शेयर कर दूंगा जजमेंट। तो इस बात पर जी कि हम रिफ़ंड नहीं देते, तो उन्होंने कहा जी कि ये डर्टी ट्रिक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल किया गया, डर्टी ट्रिक है, इससे अवॉइड करना चाहिए पूरे हुकूमत पाकिस्तान को। आपका अगर किसी के पैसे हैं तो उसके लिए लिमिटेशन कहीं भी नहीं प्रोवाइड होती, जब दिल करे आप पैसे गवर्नमेंट से वापस ले सकते हैं। इसकी मिसाल दूंगा, एक कैसर जावेद साहब का फ़ैसला हुआ था पंजाब का, ये जो एग्रीकल्चर टैक्स का, इसमें पहले जस्टिस ऐसा मलिक साहिबा ने लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ दिया। उन्होंने कहा कि 2 साल में अगर असेसमेंट नहीं हुई, अगर इनकम टैक्स की रिटर्न में जो डिक्लेयर भी अगर आपने किया हुआ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, तो वो रिकवर नहीं हो सकता। ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में ये हेल्ड हो गया जी कि जो चीज़ आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में खुद डिक्लेयर की हुई है
मैंने कहा जी कि मेरा एग्रीकल्चर इनकम जो है मेरी 15 लाख रुपए है। अब एग्रीकल्चर इनकम पर 15 लाख पर मेरा टैक्स बनता है 4,80,000 रुपये, मिसाल दे रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि ये आपने क्योंकि खुद डिक्लेयर कर दी है, इसलिए पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 में इसकी असेसमेंट नहीं होगी। उसमें सेक्शन 4 था, फिर उसके बाद रूल 14 था, एक फॉर्म डी था, वो सारे के सारे उसके तहत हम ये प्ली ली थी कि जी जब तक मेरी असेसमेंट नहीं होगी तो रिकवरी नहीं हो सकती। सेक्शन 3B ऐड हुआ था, उस 3B से क्रॉसपॉन्डेंस इंफॉर्मेशन FBR के पास आई थी, नोटिस हो गए थे। और इसी तरह FBR पंजाब रेवेन्यू वाले अलग, पंजाब रेवेन्यू कर रहा हूँ, पंजाब जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वाले, उन्होंने अलग ज़मींदारों को उठाना शुरू कर दिया था और इसका तकाजा करते रहे जी कि आप हमें टैक्स दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी कि इसके लिए क्योंकि खुद डिक्लेयर्ड है आपका, तो असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब असेसमेंट करने की ज़रूरत ना हो तो फिर रिकवरी जो होती है, ये अब आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ड्यू हो गई है। और ड्यू होने का मतलब है कि कभी टाइम बार नहीं होती। अगर हुकूमत पाकिस्तान का किसी टैक्स पेयर ने कोई 1 रुपया भी देना है तो 50 साल बाद भी वो 1 रुपया आपसे ले सकते हैं, वो रिकवरी के भी टाइम बार नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 4 है वो और 25 है, वो इक्वलिटी की बात करता है कि इक्वल होना चाहिए। जब इक्वलिटी की बात होती है तो इक्वल फिर उसी सूरत में होगा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान का रुपया हमसे 1 रुपया लेने के लिए 20 साल बाद भी वो ले सकती है, वो टाइम बार नहीं हो रहा, तो फिर टैक्स पेयर का जो टैक्स है वो कैसे टाइम बार हो सकता है। तो इस पर FTO की जजमेंट्स है, मैं शेयर कर दूंगा। उन्होंने फाइंडिंग्स दी हैं, डिसीजन दिए हैं, उस पर उन्होंने इस पर रिलीफ दिया जी कि अगर 3 साल तक किसी ने अप्लाई नहीं भी किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये होता है जी कि आप एक थोड़ी सी इनकम बढ़ा के अपनी रिटर्न ही रिवाइज़ कर लें, तो आपको एक डीम असेसमेंट 122/3 का एक नया ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद आप 3 साल फिर मिल जाते हैं, आपको एक नई रिफ़ंड की एप्लीकेशन की जो लाइफ है उसको जान मिल जाती है। तो एक दूसरा तरीका है, आप चाहे इस तरह कर लें अगर आपने लीगल फाइट करनी है। अगर आप लीगल फाइट की तरफ नहीं जाना चाहते तो फिर 120 का जो ऑर्डर है उसको रिवाइज़ कर लें 122/3 में, और उसके बाद आप जो आपकी रिफ़ंड एप्लीकेशन है वो जमा करा दें। अब 3 नंबर पे है जी कि वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट टैक्स हैज़ बीन ओवरपेड, द कमिश्नर शैल अप्लाई द असेस इन रिडक्शन ऑफ एनी अदर टैक्स ड्यू फ्रॉम द टैक्स पेयर अंडर द ऑर्डिनेंस। कि अगर कमिश्नर को तसल्ली हो गई है जी कि टैक्स फालतू है, तो पहले तो वो चेक करेगा जी कि कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ तो नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ के अगेंस्ट वो आपका रिफंड एडजस्ट कर सकता है। अप्लाई द बैलेंस ऑफ द असेस इफ एनी इन रिडक्शन ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग लिएबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर टू पे अदर टैक्सेस। अगर इस टैक्स के अलावा कोई और टैक्सेस है, जैसे सेल टैक्स है, एक्साइज है, तो उस टैक्सेस के मद में भी, कस्टम के मद में भी एडजस्ट किया जा सकता है। और फिर C में है कि जी कि अगर रिमाइंडर जो बचेगा वो टैक्स पेयर को दे दिया जाएगा। और फिर 4 नंबर है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मसले मसाइल बनते हैं और जहाँ पर पूरा पाकिस्तान का सिस्टम जो है उसमें कई इदारे कमा रहे हैं। वो ये है कि जी कि कमिश्नर शैल विद इन 60 days of receipt of a refund application under subsection 1 serve on the person applying for the refund and order in writing of the CN after providing the taxpayer an opportunity to be heard। कि 60 दिन के अंदर अंदर रिफ़ंड उसने ऑर्डर कर देना है। इस शुरू में जब FTO साहब का इदारा 2020 में बना था तो हमारा टैक्स पेयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब 60 दिन में अगर इसने ऑर्डर नहीं किया तो इसका मतलब कि मेरे हक में ऑर्डर हो गया है, अब वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस का टाइम गुजर गया है, मुझे रिफ़ंड भी दें और मेरा जो 60 दिन के ऊपर जितना पीरियड हो गया है मुझे उसका कंपनसेशन भी दें 171 के अंदर। उस वक्त ऑर्डर भी हुए और ऑर्डर चलते चलते 2015 आ गया। 15 में फिर शिकागो मैटर की जजमेंट आती है हमारे पास, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच की है। उसमें जस्टिस साहिद जमील खान साहब ने कहा है नहीं, ये आप खुद से कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि वो आपके हक में फ़ैसला हो गया है, ये फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ हो गया है। हम ये तस्वर कर रहे हैं, डीम कर रहे हैं कि अगर एक लॉ में कहीं प्रोवाइडेड है कि एक काम होना है, अगर वो काम नहीं हुआ तो इसका मतलब है जी कि वो आपके नेगेटिव हो गया। अगर होगा तो आपके हक में होगा, द अगेंस्ट होगा। अगर नहीं हुआ तो इसको खुद से अज्यूम ना करें कि वो आपके हक में हो गया है, वो नेगेटिव हो गया है। अब नेगेटिव ऑर्डर के अगेंस्ट आपने अपील करनी है, टैक्स पेयर उसकी अपील करेगा 129 के अंदर। इसकी मैंने, अब आपके जहन में सवाल होगा जी कि ऑर्डर है नहीं, अपील कैसे होगी। सॉफ्टवेयर कहता है जी कि IRS में ऑनलाइन अपील जमा करानी है,
तो ये वाहिद सेक्शन है जिसकी मैंने खुद अपील जमा कराई है, जो आपकी एप्लीकेशन है वही ऑर्डर बन जाता है। 170 की एप्लीकेशन है वही ऑर्डर बन जाएगा। जैसे 60 दिन पूरे होंगे तो फिर आप अपील कर सकते हैं। अपील की फ़ीस होगी, क्योंकि ये असेसमेंट नहीं है, ये 1000 रुपये इसकी अपील फ़ीस होती है। और अपील के ऊपर मैंने ना बहुत सारे लोगों के देखा है एक गलती कर रहे हैं, उसकी इस्लाह करना यहाँ पे ज़रूरी है। हमारे जो अपील के फॉर्म जो हैं, रूल जो हैं, वो 2020 में रिवाइज़ हुए हैं। पहले 2017 में रिवाइज़ हुए थे सेल टैक्स और इनकम टैक्स के। 3 सफ़े का एक फॉर्म आया था, एक्सेल का, वर्ड का समझ लें, जो भी आपके पास फॉर्म हो, एक फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया गया था इनकम टैक्स में भी और सेल टैक्स में भी 2017 में। जब 2020 में इसको आईआरएस में डाला गया कि अब आपने आईआरएस में करना है, 76 रूल पूरे का पूरा चैप्टर एक उन्होंने 2017 वाले रूल थे इनकम टैक्स के, वो रिप्लेस हो गए, नए रूल आ गए। नए रूल में कोई फॉर्म नहीं है, नए रूल में फॉर्म ऑफ अपील है ही नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम वहाँ पर फॉर्म ऑफ अपील बनाते हैं, प्रिंट निकालते हैं, स्कैन करते हैं और अटैचमेंट में जाके उसको अटैच करते हैं। ये मैंने बहुत सारे वकीलों का देखा है, मेरे पास अपीलें जब ट्रिब्यूनल के आती हैं, ट्रिब्यूनल का मैं डॉक्यूमेंट्स वहाँ से पिक कर आता हूँ, तो वहाँ फॉर्म ऑफ अपील स्कैन करके रखा होता है। ला में इस वक्त इनकम टैक्स की अपील में फॉर्म ऑफ अपील कोई भी नहीं है। सिंपल आपने ग्राउंड्स बनानी है, आईआरएस में आपने वहाँ ग्राउंड्स प्लेस करनी है, उसके बाद कोई और डॉक्यूमेंट्स, कोई केस लॉ जिस पे आप रिलाई कर रहे हैं वो आपने अटैचमेंट में रखने हैं। कवरेज लेटर आपने सामने अपना मेन पेज जहाँ पे कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन होता है वहाँ पे आपने लिखना है, टाइप करना है, पेस्ट करना है, और उसके बाद आपने वेरिफिकेशन करके अपनी अपील जमा करा देनी है। फॉर्म ऑफ अपील पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉ का 2020 के बाद से हिस्सा ही नहीं है इनकम टैक्स के अंदर। इस कमिश्नर अपील की बात कर रहा हूँ, ट्रिब्यूनल में नहीं, ट्रिब्यूनल के रूल वही हैं। तो अब इधर मैं थोड़ी सख्त बात करूँगा। 60 दिन के बाद ऑर्डर पास हो गया है, नेगेटिव ऑर्डर। एफटीओ का सेक्शन है 92B, वो कहता है जी कि जो अपीलेबल मैटर होगा एफटीओ नहीं आप अप्लाई कर सकते। जो अपीलेबल मैटर है वो एफटीओ में अप्लाई नहीं हो सकता। पिछले साल 57,000 एप्लीकेशन, 52,000 एप्लीकेशन डिसाइड की हैं एफटीओ साहब ने पूरे पाकिस्तान में। यहाँ पर इस पर हमने एक प्रोग्राम पहले भी किया था कि आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका क्लब बना हुआ है, और उस क्लब को चलाने के लिए 52,000 अगर एप्लीकेशन आई हैं तो 52,000 में से 51,900 एप्लीकेशन वो होंगी जो रिफ़ंड की हैं। बाकी जो 500-600 एप्लीकेशन हैं जो कि टैक्स पेयर किसी से जेन्युइन प्रॉब्लम है, माल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट गया तो उसको सुनने का कोई तैयार ही नहीं होता। वो कहते हैं हमारी तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो गई है कि हमने साल में 52,000 एप्लीकेशनें डिसाइड कर दी हैं। अब 52,000 को आप कैलकुलेटर पर करें, हम 300 दिन का हिसाब लगाते हैं कि 300 दिन होते हैं साल के, जो वर्किंग डेज़ हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो 52,000 तकसीम 300 करें जो वर्किंग डेज़ हैं, 173 केस रोज़ के किए जा रहे हैं। मतलब 150 लगा लें। अब 150 केस एफटीओ साहब का जो ऑर्डर फॉर्म कर रहा है, अच्छा अब वो क्यों कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस पर एफबीआर का एक सर्कुलर आया हुआ है कि जो भी रिफंड जारी होगा वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पे होगा। अब ये इंस्ट्रक्शन किसको दी जा रही है? कमिश्नर रिफंड जोन को दी जा रही है कि आपने जो रिफंड देना है, जिसकी एप्लीकेशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, वो आपने देनी है। इसकी तरतीब को आपने नहीं तोड़ना। आप देखिए ये तरतीब एक शख्स को पाबंद कर दिया गया है, कमिश्नर को, बोर्ड ने, कि अपनी ड्यूटी को जो लॉ की रिक्वायरमेंट से हट कर वो अदा करे। ऐसे जो ऑर्डर होते हैं, बोर्ड की सर्कुलर्स होते हैं, बोर्ड की डायरेक्शंस होती हैं एज़ पर लॉ, वो ऑफिसर पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन एक ऐसा हमने माहौल क्रिएट कर दिया है कि ऑफिसर इस वक्त अपने सीनियर की किसी भी जायज़ नाजायज़ मुतालबे को पूरा किए बगैर हिल नहीं सकता। ये जो हमने माहौल क्रिएट कर दिया है ऑफिसरान के ऊपर
इनको इतने रिवार्ड दिए जा रहे हैं, इनके ऊपर इतना शिकंजा कस कर दिया गया है, रोज़ इनकी रिपोर्टिंग। अब ये बजाय के टैक्स फैसिलिटेटर होने के बजाय ये रिपोर्टिंग एजेंसी बन गई है, जो कि मेंबर पॉलिसी को, मेंबर ऑपरेशन को सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ रिपोर्ट कर रहे होते हैं जी कि आज की ये रिपोर्ट है, ये फिगर है और इस पर हमने ये कारकर्दगी है, और उन फिगर्स के ऊपर ही उनको इनाम मिल रहा होता है। उनको उनकी कारकर्दगी पर, उनके डिसीजंस पर, उनके ऑर्डर्स पे, उनकी क्वालिटी पे आज तक ना कोई क्वेश्चन हुआ है, ना ही किसी ने पूछा है कि जी के ये लोग क्या क्वालिटी वर्क कर रहे हैं। जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ गई है, जितना तलवे चाटने वाला अफसर होगा उतनी वो तरक्की करेगा। और ऐसा कोई भी अफसर मैंने नहीं देखा जो कि फाइफो को वो कहे जी कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानता। क्यों कि इस पर पहले माजी में बहुत फैसले हो चुके हैं कि कमिश्नर की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंदर, उसकी जुडिशल पावर में, उसकी कौसी जुडिशल प्रोसीडिंग्स है, इसमें बोर्ड मदाखलत नहीं कर सकता। रहाँ पे बोर्ड कैसे मदाखलत कर रहा है जी कि आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चलें। इसके ऊपर उन सर्कुलर नंबर 2/1998 आया था, जिसमें कहा गया था जी कि आप क्यू के मुताबिक रिफ़ंड जारी किया करें। एक क्यू बनाई गई थी कि जी जो क्यू में लगे हुए हैं उनके साथ रिफ़ंड जारी करने हैं। फिर इस पर रिट हुई, रिट के ऊपर ऑर्डर हुआ। सर्कुलर नंबर 2/1999 आया। उस सर्कुलर नंबर 2/1999 में जब रिट में इलीगल करार दे दिया गया, वाइड हो गया डायरेक्शंस, तो 1999 के सर्कुलर नंबर 2 में फिर इसको विड्रा कर लिया गया कि हम क्यू में लगा कर किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि वो अपना रिफ़ंड ले। मेरा दो, मैं अगर पहले करवाना चाहता हूँ, दूसरा अगर सुस्त है, 5 एप्लीकेशन आई हैं जिसमें से 3 एप्लीकेशन पहले आई हैं, 2 बाद में आई हैं, 2 वाले जल्दी में हैं, 3 वाले कहते हैं जी कि नहीं हमें आराम से अपना रिफ़ंड लेना है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन अगर पूरी नहीं भी है तो हमें कोई मैसेज ना करे, कोई ना कुछ करे। फिर वो जब तक 3 का पहले का रिफ़ंड नहीं होगा, तब उसका ऑर्डर नेगेटिव नहीं होगा, तो दूसरे की बारी नहीं आनी। दूसरे की बारी, दूसरे को भी जल्दी नहीं है तो तीसरे की बारी नहीं आनी। तो चौथे का क्या कसूर है कि जिसको आपने वहाँ पर रोक दिया है, जो कि फाइलें लेके आपके दफ्तर के पास सुबह से लेकर शाम तक खड़ा है। अब भी वही काम हुआ है जी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि अब आपने सर्कुलर के मुताबिक रिफंड जारी करने हैं। इस सर्कुलर को मैंने FTO साहब के फोरम पे चैलेंज किया है, तो वहाँ से जवाब आ गया नहीं जी सदर पाकिस्तान का हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक, उस फाइंडिंग के मुताबिक, ऑर्डर के मुताबिक हम इसको आपकी कंप्लेंट को सुन ही नहीं सकते। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मैटर हो सकता है जी कि आप मेरी उस कंप्लेंट को सुने, मैं सदर पाकिस्तान के, अगर सदर पाकिस्तान की ऐसी कोई फाइंडिंग है जो आप पे बाइंडिंग है, पहले नंबर पर सदर पाकिस्तान के FTO के केस में कोई भी फाइंडिंग बाइंडिंग नहीं है। हर केस के अपने फैक्ट्स हैं, हर केस में माल एडमिनिस्ट्रेशन अलग से होती है। तो एक ही केस में अगर कोई FTO साहब ने ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर वो गया सदर पाकिस्तान के पास और सदर पाकिस्तान ने उसको डिपार्टमेंट के हक में कर दिया, तो क्या वो B के केस में भी वैसा ही होगा? एक सुनने के राइट को ही महरूम कर देना जी कि वो सदर पाकिस्तान का एक ऑर्डर आया हुआ है, नहीं हम आपको सुन ही नहीं सकते। हाँ, अगर आपने स्पीडी रिफंड कराना है, और स्पीडी रिफंड कराना है तो आप हमें उसकी कंप्लेंट करें। और स्पीडी रिफंड कराने का मतलब है जी कि FTO में जाने का, कि FTO में जब हम जाते हैं तो सबसे बड़ी गलती हम टैक्स पे क्या करता है, वो रे बात करता है जी कि मुझे रिफ़ंड जारी करवाया जाए। FTO के पास कोई अख्तियार नहीं है कि जी वो ऑर्डर कर दे कि रिफ़ंड जारी किया जाए। मैक्सिमम वो जो FTO का 52,000 केसों में से जो दुकानदारी चल रही है, यहाँ पे जो ये ब्यूरोक्रेट्स का जो क्लब बना हुआ है, वो इसी बात पे बना हुआ है जी कि वो डायरेक्शन दे देते हैं जी कि एज़ पर लॉ इनकी एप्लीकेशन को डिसाइड कर दें। पहले नंबर पर तो 60 डेज़ के पास क्योंकि अपीलेबल फॉरम हो गया तो आप FTO सुन ही नहीं सकता, इस बात पे भी नहीं कह सकता जी कि आप इसको डिसाइड करें। अब तो या तो अपील होगी, या फिर कमिश्नर का अख्तियार है जी कि वो 60 दिन के बाद भी उसका ऑर्डर पास कर दे। फिर वो अख्तियार को इस सूरत में भी देखें जी कि अगर एक नेगेटिव ऑर्डर पास हो गया, जजमेंट कहते हैं कि जी नेगेटिव ऑर्डर पास हो गया, उस ऑर्डर को अफसर फिर 221 में जाके तो मॉडिफाई कर सकता है, पर 170 के अंदर रह के नहीं कर सकता। एक ऑर्डर ही उसके हाथ से निकल गया है तो वो कैसे पास कर रहा है? ये सारे के सारे जितने भी ऑर्डर जो 60 दिन के बाद हो रहे हैं वो सारे इलीगल हो रहे हैं। कि एक नेगेटिव ऑर्डर
फील्ड में है, आप अपील करना चाहें अपील उसकी एप्लीकेशन पे हो सकती है, और उसी ऑर्डर को बाद में अफसर रातों रिजेक्ट कर रहा है, राह सब कर रहा है। अब FTO साहब के पास आप जाएंगे, सबसे बड़ी फिर अगली ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, आप प्रॉपर्टी खरीदने के अपने पेपर ले आए। रिफंड जोन के पास तो इसका अख्तियार ही हासिल नहीं कि वो आपसे पूछ सके जी कि आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर ले आएँ। इसके ऊपर तो बाकायदा बड़ी क्लियर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जो मैं आपको, और सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे लफ्ज़ आ जाए तो उसके बाद फिर खामोशी होती है, उसके बाद किसी की ज़रूरत भी नहीं कि उसकी वायलेशन करे। आर्टिकल 189 में उसको आप रिट में ले जाकर उस शख्स के ख़िलाफ़ जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है ऑर्डर पास करवा कर अगर करवा सकते हैं, अगर फिर भी वो आपकी बात को आप विड्रा नहीं करता कि जी कि मैं, फिर भी वो कहता जी कि नहीं मुझे कैपिटल गेन डिटरमाइन करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स ले आओ, तो उसके बाद फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी उस अफसर के ख़िलाफ़ हो सकती है। लेकिन उसके लिए सिर्फ इतना है कि हमें हिम्मत करनी है, टैक्स पेयर्स को हिम्मत करनी है, और जो उसके कंसल्टेंट को लॉ नोइंग होना है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया क्या है जी कि आज भी एक जगह बात हो रही थी कि हमारे जो नौजवान वकला आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस इंस्पेक्टर और ऑडिटर पे ही शुरू होती है, वही ख़त्म हो जाती है। क्या इंस्पेक्टर जो ऑडिटर से ही हमने काम करवाने हैं? उनकी जाकर रिक्वेस्ट करनी है कि जी मेरा ये केस है जी, इसमें डॉक्यूमेंट्स ले लें और मेहरबानी करें फेवर करा दें, आप अपना ख़र्चा लें और हमें फेवर कर दें। मसलन कि हमारी प्रैक्टिस ऊपर अफसर के पास, कमिश्नर के पास जवाब बनाने की, जवाब बनाने के बाद हम अगर चाहें कि जी कि हमने इसको लीगली कॉन्टेस्ट करना है, पता ही नहीं है। और ये आज का सेशन भी इसलिए रखा है जी कि आपको अपने राइट्स का पता होगा जी कि आपके पास अफसर के ख़िलाफ़ अगर किसी बात पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके क्या क्या राइट्स हैं। यही तो कर चलते हैं। मैं लिखवाता हूँ जी, मैं आप आज शेयर भी कर दूँगा आपको, लिखवा रहा हूँ। मैं कर देता हूँ अभी। पिछली बार भी हमने सेक्शन 121 के 122 की जितनी जजमेंट्स हमने डिस्कस की थी वो तमाम की तमाम हमने ग्रुप में शेयर की हैं। और ये अथॉरिटी है जी, सिविल पटिशन नंबर है 1129L 2021। CIR वर्सेस होंडा एटलस, और डेट है इसकी 15/11/2022। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने दी है, और इसमें उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा इसको। नन ऑफ द एक्शंस envisaged by the above said provision empower the commissioner to re-examine the return filed by the taxpayer, either to modify the income declared or the tax liability accrued thereon. Such a power is vested in the commissioner and the tax authorities under different provisions, including section 122 of the ordinance, which have not been invoked in the present case. कि 122 की तो प्रोविजन मुझे इन्वॉक ही नहीं हुई, तो 170 में मेरा टैक्स कैसे कम कर दिया गया, मुझे टैक्स कैसे निकाल दिया गया। Consequently, we agree with the findings recorded by the three learned fora below that the effects made by the tax authorities to revise the tax liability of the respondent taxpayer amounts, revising the assessment order which is not permissible under the aforementioned provision of the ordinance. Consequently, this petition is dismissed. डिपार्टमेंट गया था जी कि हमने 170 के अंदर ऑर्डर कर दिया है, तो ऑर्डर के अंदर अगर रिफ़ंड बनता था मेरा 1 करोड़ रुपए, तो हमने इसकी डिमांड इसने कम जमा कराई थी, तो उस डिमांड को भी हमने कैलकुलेट कर 75 लाख रुपए को माइनस करके इसको 25 लाख वापस दे रहे हैं। मिसाल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दी है, रियल लाइफ एग्जांपल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि 170 के अंदर इसके पास कोई अख्तियार नहीं है मासवाए कि जो मैंने उसको चलान दे दिए हैं उसको वेरीफाई करें। इस वक्त जो रिफंड जोन मुल्तान बैठा है, सदर साहब भी मौजूद हैं, जॉइंट सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, नायब सदर साहब मौजूद हैं, और भावलपुर से जनरल सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं। आज रेजोल्यूशन पास करनी है कि हमने बोर्ड को लेटर लिखना है इन तमाम जो इरेगुलरिटीज़ मैंने अभी बताई हैं, और फाइफो के ऊपर जो FTO की दुकानदारी बनी हुई है इसको हमने ख़त्म कराना है। इस पर हमने रेजोल्यूशन लिखनी है कि जी फाइफो को फौरी हटाया जाए। फाइफो में FTO के पास क्या अथॉरिटी दी गई है कि जी कि जो फाइफो को तोड़ने के लिए बोर्ड ने सर्कुलर जारी किया है,
अब वो इतना मिस लॉ का अप्लाई किया गया है कि वो सर्कुलर के आप हैरान रह जाएंगे। लिखा हुआ है जी कि फाइफो को आपने नहीं तोड़ना, जो फर्स्ट आउट आएगा उसके मुताबिक रिफंड देना है। फाइफो वाला सर्कुलर उसमें लिखा हुआ है जी कि हर महीने कमिश्नर अपनी जो पेंडेंसी की लिस्ट है फाइफो वाइज फर्स्ट आउट वाइज वो बोर्ड को भेजेगा। और सर उसमें एजम्पशन क्या दी हुई है, जहाँ पे कोई कोर्ट का मैटर हो, अगर कोर्ट कह दे जी कि इस शख्स को रिफ़ंड दे दिया जाए तो उसको रिफ़ंड दे दें। अगर जनाब हमारे मोहतरम फेडरल टैक्स मोहतसिब साहब का भी हुक्म आ जाए कि इसके केस को प्रोसेस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस में इसका ऑर्डर कर दें, तो उस ऑर्डर को भी आप अपने कमिश्नर से अप्रूवल लेकर फाइफो को तोड़ सकते हैं। आर्टिकल 25 आर्टिकल 4 बड़ा क्लियर है जी कि वो कहता है कि इक्वलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट है। जो शख्स एफटीओ नहीं जा रहा उसका फंडामेंटल राइट डिप्राइव हो रहा है। मेरा फंडामेंटल राइट एफटीओ ने डिप्राइव कर दिया है। एफटीओ इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को जवाबदेह है कि वो ऐसे ऑर्डर जो उसके 92B से भी डोमेन से बाहर है, 2 महीने से पहले मैं चला जाऊँ वहाँ पे एफटीओ साहब के एडवाइजर करते हैं जी कि अभी तो आपके 2 महीने पूरे नहीं हुए, और मैं 2 महीने से पहले ही आऊँगा ना जनाब के, अभी अफसर को पाबंद करें कि 2 महीने में ऑर्डर करें मेरा। अच्छा उसके बाद जाऊँगा तो फिर तो आपका अख्तियार नहीं है, फिर मुझे आप किस तरह सुन सकते हैं? वो तो मैं कमिश्नर अपील के पास जाऊँगा एज पर लॉ। अब वहाँ पे एफटीओ साहब की दुकानदारी शुरू होती है कि ठीक है जी कि मेरी 52,000 एप्लीकेशन ही आ गई हैं। एफटीओ साहब से ये भी मैं दरखास्त करूँगा जी कि उनसे पूछें पिछले साल में कि 52,000 में से नेचर बताएँ कि रिफ़ंड के कितने केस किए हैं, ताकि जो फिगर है वो सबके सामने आया कि जी कि जिसका अख्तियार ही नहीं है। अभी मैं एक 100 काज मेरे पास आएगा, मैं एफटीओ साहब के पास ले जाऊँ, वो कहेगा जी कि अपीलेबल है, मेरे खिलाफ अभी ऑर्डर नहीं हुआ, वो अपीलेबल है जी हम सुन नहीं सकते, और जो ऑर्डर हो गया मेरे खिलाफ वो सुन रहा है। तो इस तरह के इरेगुलरिटीज़ के ऊपर हमें राव साहब रेजोल्यूशन बना के बोर्ड को भी भेजनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी भेजेंगे इंशाल्लाह। और आज का सेशन इसलिए रखा कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, टैक्स के वकील को क्यों टाइम ज़ाया कराया जा रहा है, 2 महीने में हमें रिफंड जारी किया जाए। और फिर इसके बाद जो कानून के ऊपर मैं दोबारा आता हूँ, लॉ मिनिस्टर को भेजेंगे, और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे रिट भी करें कि जी कि एफटीओ साहब का जो फोरम है वो इक्वलिटी को ख़राब कर रहा है। हम इधर हाई कोर्ट में करेंगे, उसको कोशिश करेंगे पहले हाई कोर्ट से डिसाइड करा लें। उसमें ये करेंगे जी कि जब हम रिफ़ंड की एप्लीकेशनें मंगवाएंगे कि पिछले साल कितने रिफ़ंड हुए हैं एफटीओ साहब के, तो फिर इसका मतलब कि जिनके नहीं हुए रिफ़ंड और जो वो फाइफो में उससे पहले क्यू में लगे हुए थे, वो तो आपने लॉ कहता है जी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, फंडामेंटल राइट कहता है हमारा कि टैक्स हर तरह का टैक्स पेयर सेम ट्रीटमेंट होगी। यहाँ पे जो एफटीओ चला गया वो ऑर्डर करवा रहा है, जो एफटीओ नहीं किया वो बेचारा पिछले 6 साल से लाइन में लगा हुआ है, वजह उसकी। और अगर वो अपीलेबल है तो फिर अपील करके फिर अपील के फॉरम से करवाएं। सर जी रिटर्न डायरेक्शन ये है बोर्ड की, मैं आपको कॉपी दे देता हूँ। मेरे पास इधर प्रोजेक्टर लगाने का इरादा था लेकिन अब बस लेट हो गए, नहीं तो प्रोजेक्टर में मेरा इरादा था कि मैं आपको वो दिखाऊँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर बाकायदा सर्कुलर आया हुआ है। मैं कहता हूँ सर्कुलर का नंबर दे देता हूँ आपको, आज शेयर भी कर दूँगा ग्रुप में। ये 17 अक्टूबर 2024 को शफकत रसूल सिंधु साहब हैं, सेक्रेटरी रेवेन्यू बजट, उन्होंने कहा जी कि जो भी रिफंड जारी किया जाएगा, प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स सेल टैक्स रिफंड्स ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग। और ये वो इंस्ट्रक्शन हैं जो हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने 1998 में कलअदम करार दी हुई हैं, उसको दोबारा ले आए हैं। और हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ऐसा कि हम इसको जाके चैलेंज करें। सर इंडिविजुअल जो शख्स टैक्स पेयर है जिसका रिफंड रुका हुआ है वो चैलेंज कर सकता है। और इवन भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, हर शख्स पाकिस्तान को टैक्स दे रहा है, उसको आप लाइन में लगा रहे हैं। और लाइन को तोड़ने के लिए फिर आपने एफटीओ का इदारे को अख्तियार दे दिए कि जी एफटीओ जाएँ लाइन तोड़ें और फर्स्ट इन फर्स्ट काम में आगे सबसे आगे लग जाए। तो ये चीज़ों को ना हमने एफटीओ साहब के इदारे को भी पाबंद करना है कि आप माल एडमिनिस्ट्रेशन सुने,
मेरे खिलाफ अगर मैं केस लेके गया हूँ किसी अफसर के खिलाफ, किसी ने मुझसे बदतमीजी की है रहा, मुझे आउट ऑफ द वे जाके डिमांड किया जा रहा है, मुझे इतना बार बार रिपीटेटिव नोटिस दे रहे हैं, जो माल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जी अपीलेबल है जी, हम सुन नहीं सकते, और जिसका ऑर्डर हो गया फिर वो कैसे सुन रहे हैं। अब इसके बाद अपीलेबल इसकी बात की गई है सेक्शन 5 के अंदर। सब सेक्शन 5 है, उसमें कहा हुआ जी कि पर्सन अग्रीव बाय एन ऑर्डर पास अंडर सब सेक्शन 4 के 4 में जो ऑर्डर पास हो गया, चाहे वो डीम ऑर्डर हो गया या उसके सिग्नेचर से हो गया, दोनों सूरतों में दी फेलर ऑफ द कमिश्नर, अब ये लिखा हुआ बी में, जो डीम ऑर्डर की बात हो रही है वो बी में लिखी हुई है। दी फेलर ऑफ द कमिश्नर टू पास एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 4 विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन दैट सब सेक्शन में प्रेफर एन अपील अंडर पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, कि 60 दिन में अगर फैसला नहीं हुआ तो इसकी अपील होगी। और इसी क्लास पे जो 5B है, इसी पे रिलाई करते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी कि जब इसमें लिखा हुआ जी कि आपने अपील करनी है दो सूरतों में, पहली सूरत में अगर ऑर्डर हो गया तो अपील करनी है, और अगर ऑर्डर नहीं पास हुआ तो फिर अपील करनी है, ये लॉ में लिखा हुआ है। तो ऑर्डर पास नहीं हुआ तो हमने अपील करनी है, ना आगे FTO जाना है। तो अपील करने का क्या फ़ायदा होगा, ये भी मैं बात बता देता हूँ। अपील करने से ये होगा कि जी कि जो डिले हुआ है वो अपने पास मेरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। ख्वाजा टैनरी का केस है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में, जस्टिस आसिम हफीज़ साहब का, इसमें वैसजाद भट्ट साहब और मैंने कोर्ट को असिस्ट किया था। कोर्ट ने कहा जी कि इवन ट्रिब्यूनल इज़ द असेसिंग अथॉरिटी, उसके पास भी राइट्स हैं। अगर टैक्स पेयर ने फर्स्ट फोरम पर, असेसमेंट फोरम पर रिकॉर्ड नहीं दिया, और अगर वो रिकॉर्ड फर्स्ट अपील के फोरम पे दे रहा है या ट्रिब्यूनल पे दे रहा है, तो ट्रिब्यूनल इज़ बाउंड टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिकॉर्ड, और वो असेसमेंट के मुताबिक ऑर्डर करे, ना कि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे देखता रहे जी कि क्योंकि नीचे रिकॉर्ड नहीं दिया तो मैं डिसमिस कर रहा हूँ। रिकॉर्ड किसी भी फोरम पे आप दे सकते हैं, और रिकॉर्ड को वो चेक करने के सर रिमांड बैक करने का अख्तियार ही नहीं है कमिश्नर अपील के पास। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, इसमें मैं थोड़ी सी माजरत चाहूँगा। असेसमेंट को रिमांड बैक करने का अख्तियार नहीं है, 170 को रिमांड बैक करने का अख्तियार है। ये मैं 129 का अगर सेक्शन पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है जी कि 129 में लिखा हुआ है कि जो ऑर्डर जो असेसमेंट से रिलेट करता है वो रिमांड बैक नहीं होगा। बाकी उसके पास अख्तियार हासिल है कि जी कि एनी ऑर्डर पास एज ही डीम फिट। उसमें उसके पास अख्तियार हासिल है 161 में भी, क्योंकि असेसमेंट नहीं है वो रिमांड बैक हो सकता है, और रिफंड भी असेसमेंट नहीं है तो वो भी रिमांड बैक कमीशन अपील कर सकता है। सिंपली असेसमेंट के केसेस को सिर्फ वो अनल करेगा, मॉडिफाई करेगा, सेटिसाइड करेगा जो इसमें अल्फाज लिखे हुए हैं, लेकिन रिमांड बैक 2005 में निकल गया था। इससे पहले हमारे जो कमिश्नर अपील साहब हैं वो एक, चाहे वो मुल्तान के हैं, चाहे वो सहीवाल के हैं, चाहे भावलपुर के हैं, सहर गुल की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसका हवाला देते हैं कि सहर गुल के केस में हमें अख्तियार दिया गया है कि कमिश्नर अपील रिमांड बैक कर सकता है। वो जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो साल हैं वो टैक्स ईयर जो इन्वॉल्व हैं 2005 से पहले के हैं। कमिश्नर अपील के फोरम से अगर वो जजमेंट का हवाला भी दिया जाता है असेसमेंट केसों में जो रिमांड बैक करते हैं 120 121 के केसों को, वो भी वो जजमेंट गलत कोट कर रहे हैं। आज तक किसी ने उस जजमेंट को भी थ्रेश आउट करने की कोशिश ही नहीं की कि क्या वो जजमेंट एप्लीकेबल भी 2005 के बाद। अगर वो 2005 से पहले के केस टैक्स लाज अपना टैक्स ईयर्स के ऊपर है तो फिर कैसे आप आज हवाला देकर रिमांड बैक करते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिस पर बहुत वर्किंग भी हुई है, काम भी हुआ है, लेकिन सिर्फ किताबों में हुआ है, और वो है 170A। हाँ जी 170A। ये मैंने एक दफ़ा टैक्स कंप्लेंट की, मैंने रिफ़ंड की, मैंने कहा सर जी मेरा तो एप्लीकेशन देने का जवाब ही नहीं बनता, मुझे तो 170A में रिफ़ंड हो जाना चाहिए। एडवाइज़र साहब ने कहा जी ऐसी कोई प्रूव ही नहीं नाम है। मैंने कहा सर किताब खोलें 170A लिखा हुआ है। जब उन्होंने किताब खोली देखा तो वाकई रे प्रूवियन लॉ में मौजूद है, और रे प्रूवियन 2021 में आई है,
और इसमें कहा गया है जी कि जब टैक्स पे रिटर्न जमा करा देगा तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसके रिफ़ंड को कैलकुलेट करके उसके अकाउंट में पैसे जमा करा देगा। मैं करता हूँ जी, उस पर आ रहा हूँ। चलें जी, इस पर हम 170A पे अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जी कि एक रिट हुई है लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वही सजाद भट्ट साहब ने रिट की, दोस्त हैं हमारे, बड़े सीनियर हैं मेरे, मुल्तान आते हैं तो बड़ा टाइम देते हैं, उनकी मेहरबानी है। विसल ब्लोअर के तौर पर पाकिस्तान में सबसे ऊपर उनका नाम है। रेवेन्यू जहाँ लॉस होता है वहाँ पहुँचते हैं और उसको ख़त्म भी करवाते हैं। रेवेन्यू लीकेज को उन्होंने कई जगह से रोका है। अब उन्होंने इस पर रिट की, उन्होंने कहा जी कि टैक्स पे को फैसिलिटेट करें, 170A में क्यों नहीं प्रोसेस हुआ, रिफ़ंड हो रहे, कि मैंने रिटर्न जमा कराई है, सॉफ्टवेयर उसको चेक करे और मेरा रिफ़ंड दे दे। उस पर अब FBI ने कहा है कि जी कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, हमें IMF कोई 250 मिलियन का रिफ़ंड हमें कोई इस पर स्पॉन्सर करे। 400 मिलियन अगर हमें आएगा तो हम इस काबिल होंगे ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकें। अब राव पे एक सवाल और आता है, इस पर भी मैं राव साहब भावलपुर टैक्स बार से आपने करना है, मुल्तान टैक्स बार से मैं सदर साहब को, नायब सदर साहब को, जॉइंट सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी साहब बैठे हैं जी, वे बता देंगे जी उनको। अब उसमें कभी आपने ये पर्ची ली हो, इस पर्ची पर लिखा होता है आखिर में 1 रुपये, कभी पूछा है कि 1 रुपये कहाँ जा रहा है? पॉइंट ऑफ सेल का 1 रुपये किधर जा रहा है? ये सर जी 2021 से पहले इन्होंने टोपी ड्रामा किया FBI ने जी कि हम इनामी स्कीम देंगे ताकि ना लोगों को इनिशिएट करेंगे कि वो पर्चियाँ हमें मोबाइल पे मैसेज करेंगे, ट्रैकिंग, हम ट्रैकिंग प्रोसेस बन जाएगा और हम लोगों को इनामात देंगे। कारें भी दी, मुल्तान DHA में भी आके कारें दे गए। 2021 और 2022 में बड़ी खामोशी से पाकिस्तान की अवाम के खून पसीने की कमाई पर सब खून मारा जा रहा है। इसहाक डार साहब, फिनांस मिनिस्टर साहब से अप्रूवल ली जा रही है। 2021-22 की बात हो रही है सर, 2021-22 में सर 2021-22 में जो बात हुई है उनसे अप्रूवल ले लिया FBI ने कि जनाब ये जो 1 रुपये है वो हमारा एक फ़ंड बना हुआ है, वेलफेयर फंड एम्प्लॉइज़ के लिए, जो कि FBR को फैसिलिटेट करता है। FBR की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारी एक रूनी है ना, तो उन्होंने एक फ़ंड बनाया हुआ है, तो सोसाइटी या फंड है, उसका एक अलाइड बैंक का अकाउंट है, तो हमें उस अलाउड बैंक में वो पैसे सारे ट्रांसफ़र कर दें ताकि हम अपने जो FBR के एम्प्लॉइज़ हैं इनकी सूरत हाल को बेहतर कर सकें। अब डेली का 1 रुपये जो जा रहा है हर इनवाइस के ऊपर, वो अरबों रुपए के ऊपर जा रहा है और वो अरबों रुपए के जो रिवार्ड हैं, अब पता लगता है कि हर साल जून में चीफ कमिश्नर को 26 रिवार्ड आ गए। 5 लाख से 6 लाख रुपए तनख्वाह है चीफ कमिश्नर की, 26 रिवार्ड लगा ले कितने के बनते हैं? वो क्या कारकर्दगी की है ऐसी उसने पाकिस्तान के अंदर जो उसको इतने रिवार्ड दिए जा रहे हैं? और मेहनत हम कर रहे हैं सर जी, पाकिस्तान में टैक्स बार का कहीं भी लाभ मौजूद नहीं है। नहीं, लाभ में दे दिए जी, लाभ में उन्होंने जो रूल है उसमें अमेंडमेंट करके अलाइड बैंक का हवाला देके कहा जी कि पैसे वहाँ अब ट्रांसफ़र कर लिया करें। ये उसको भी उस सेंस में देख लेते हैं। ये जॉइंट सेक्रेटरी साहब की जिम्मे लगाएं जी कि इसकी सारी वर्किंग करें, इसकी लीगलिटी को हम चैलेंज करेंगे। बात करने की अब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो हमने अब काम करना है, काम कौन कर रहा है? पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू कौन कलेक्ट कर रहा है? टैक्स कैलकुलेशन कौन कर रहा है? टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान ब्रिज का किरदार कौन कर रहा है? वो हम कर रहे हैं। तो 1 रुपये में हमारा हिस्सा नहीं बनता। अभी 200 रुपये की एक इन्होंने कोर्ट फी वो लगाया है कि बायोमेट्रिक 65 रुपये हाई कोर्ट को और मुतलका उसकी जुडिशरी को मिल रहा है, तहसील बार को मिल रहा है। तो टैक्स बार कहाँ गई है? देखो कौन सी इक्वलिटी है जी कि वो काम कर रहे हैं और हमारे टैक्स बार में यहाँ पे हमारे लिए वसाइल के फुकदान है। ये 50% के ऊपर हमारा मुतालबा है जी कि 50-50 किया जाए। अगर वो उसी के लिए तो आवाज़ उठा रहे हैं जी। आप अख्तर साहब भी खाने वाले टैक्स बार के अहदेदार हैं, उनकी तरफ से भी ये पैगाम आ गया जी कि खाने वाले टैक्स बार भी इस पर मेहनत करेगी और
बोर्ड को और मिनिस्ट्रीज़ को लेटर लिखेंगे जी कि 1 रुपये का जो आप उनको दिए रहे हैं, सबसे पहले तो टैक्स बोर्ड को भी उसमें 0.5% का हिस्सेदार बनाया जाए। टैक्स तो हम लेके दे रहे हैं, बस उनका तो कोई हक नहीं है, वो तो तनख्वाह भी ले रहे हैं। अच्छा, अब हम जो वकला टैक्स के वकला है, आज भी मेरी एक जगह बात हुई है दोस्त से, एक कोलीग आया हुआ था, मैंने जी हमारे पास तो क्लाइंट आता है वो रोता हुआ आता है, हम शुक्र करें जी हम सिविल के वकील नहीं हैं, सिविल के वकील होते तो उसको किराया भी जेब से दे के बेचते। चले बिजनेसमैन इतना तो उसके पास जेब में होता ही है कि वापसी का किराया उसके पास होता है, फीस लेने को दिल नहीं करता हमारा, टैक्स फिर भी हम उसे भरवा रहे हैं। तो सारा कुछ करने के बावजूद हम ही वसाइल से, हकूक़ से महरूम हैं। चले हमने दूसरी तरफ चले गए, लेकिन इस पर हमने काम करना है। और फिर उसके बाद हम सेक्शन 171 है, एडिशनल पेमेंट फॉर डिलेड रिफंड। इसमें लिखा हुआ है कि वेयर रिफंड ड्यू टू अ टैक्स पेयर इज़ नॉट पेड विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑन विच इट्स बिकम ड्यू। जब ये ड्यू हो जाता है तो उसके 3 महीने में अगर रिफंड नहीं दिया जाएगा तो फिर उसको कैबोर प्लस 0.5% के हिसाब से पर एनम कंपनसेशन एडिशनल पेमेंट की जाएगी। अब ड्यू का मतलब शिकागो मेटल ने फिर डिफाइन कर दिया है, नहीं वो ड्यू नहीं होता। शिकागो मेटल ने कहा जी वो तो आपके खिलाफ एडवर्स ऑर्डर पास हो गया, वो तो आप समझिए आपकी एप्लीकेशन 2 महीने के बाद डिसमिस हो गई है। अब हायर कोर्ट्स के फोरम पे ऐसे जजमेंट मौजूद हैं कि अगर कमिश्नर अपील के पास आपने अपील की है, 170A वो सॉफ्टवेयर जब ऑर्डर कर देगा तो वो फिर अप्लीकेबल हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। नहीं सर, 170A और चीज़ है, वो सॉफ्टवेयर ऑर्डर करेगा, अभी तो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। अब हाँ रे, एक बात और मैंने करनी थी कि जब 1 रुपये जो इनको सभी रिवार्ड दे रहे हैं तो 170A के ऊपर वो पैसा क्यों नहीं लगा रहे जो इधर गया हुआ है हमारा, हमारी आवाम का पैसा है वो इधर लगाए। पहले तो हम टैक्स बार के फोरम से उनसे पूछते हैं जी कि अब तक आपके पास पैसे कितने आए हैं, डिस्बर्स कितने किए हैं, बैलेंस बैंक में बैलेंस कितना पड़ा है। फिर कहते हैं जी कि बताएं इसमें मजीद कितने डलने हैं, हम सॉफ्टवेयर को लॉन्च करवाते हैं। क्योंकि ये जो है ना इंफॉर्मेशन टू एक्सेस हमें राइट हासिल है, बिल्कुल हक हासिल है जी, और ये हम इंफॉर्मेशन लेंगे इंशाल्लाह, इस पर वर्किंग हो रही है। और फिर डिले रिफंड पर अगर आप कमिश्नर अपील जाते हैं और कमिश्नर अपील जाने के बाद कमिश्नर अपील अगर कंफर्म कर देता है जी कि इसने जो नेगेटिव ऑर्डर पास हुआ है या इसने रिफंड रिजेक्ट की है 174A में या B में अगर रिजेक्ट हुआ है या डीम नेगेटिव ऑर्डर पास हो गया है, दोनों सूरतों में टैक्स पे इंटाइटल था रिफ़ंड लेने का और इसके जो चलान वेरीफाइड हैं तो वो टैक्स पेयर को रिफ़ंड उस तारीख से ड्यू समझा जाएगा जिस तारीख को 60 दिन पूरे हो गए थे। उसके 3 महीने के बाद फिर आपको कंपनसेशन भी मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप इस प्रोसेस में नहीं जाते, सिंपल जिस तरह की आजकल दुकानदारी है, दुनियादारी है कि आप रिफ़ंड एप्लीकेशन जमा कराएंगे, 60 दिन गुजारेंगे, FTO साहब के पास जाएंगे, वहाँ से एक क्या कहते हैं लॉलीपॉप से एक ऑर्डर लेंगे, फिर अफसर के जाके मिन्नतें करेंगे कि जी मेहरबानी का भाई वेरीफाई हो गए हैं तो अब इसको कर दे। वो कहेगा जी कि पहले मुझे पैसे रखो और हमें 20%, फिर मैं इसको रिफ़ंड करूँगा, नहीं तो मैं रिजेक्ट कर दूँगा। रे भी मुतालबा है जी कि अगर 20% हम देते हैं तो कानून के अंदर शामिल कर देंगे, हमने अफसर को 20% देना है। अगर 1% का हो सकता है, 1% नाजायज़ ले रहे हैं हम आवाम के पैसों का, तो रे भी अगर हुकूमत चाहे तो कर सकती है। जो हालात है हुकूमत के कि जिस तरह में नचोड़ा जा रहा है तो करप्शन को भी, ब्राइबरी को भी किसी वक्त लीगलाइज हो जाएगी। तो 20% हम गवर्नमेंट पाकिस्तान को देने को तैयार हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान को जो बंदा 20% जमा करा देगा चलान, जिसमें से 5% टैक्स बार का हो, 15% गवर्नमेंट पाकिस्तान लो, दोनों सूरतों में रिफ़ंड उसको दे दिया जाए, बजाय कि जो एम्प्लाई खा रहे हैं। ये ओपन बात कर रहा हूँ जी, अगर आप पे कोई ऐसा रिफ़ंड कोई बंदा खिलाफ उठा के कह दे बगैर पैसे को उसका रिफ़ंड हुआ है, मैं यहीं पे माफ़ी मांगूंगा सबसे। कोई पूरे पाकिस्तान में एक बंदा कह दे कि उसने बगैर पैसे दिए उसने रिफ़ंड कराया है, हलफ कुरान शरीफ उठा के कह दे, मैं यहीं पे पूरे FBI से माफ़ी मांगूंगा। अब मैं अगर इस फोरम पर रिकॉर्ड भी हो रहा है क्लेम, मैं इसको कोई कटिंग नहीं करूँगा। अगर इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, कोई ऐसा कोई रिफ़ंड नहीं है माँ सिवाय ऐसा जो कि जिसमें लड़ जा करके आप अपीलों में जाकर धक्के खा के जलील होकर फैफों में लग के लाइनों में जाकर
जिस तरह लोकल बसों में जो हाल होता है, सरकारी स्कूलों में बच्चों का हाल होता है कि टाटो में बैठा के जिस तरह आपको रिफ़ंड दिया जाता है, अगर उस तरह जाकर रिफ़ंड ले लिया वो फ्री हो जाएगा। सर उस पर डॉक्टर नेम साहब ने 2022 में मैंने असिस्ट किया था कोर्ट को, उन्होंने जजमेंट इस पर दी हुई है ट्रिब्यूनल में कि जब टैक्स पेयर ने रूल 42 प्रोवाइड कर दिया है, चाहे CPR मेंशन है नहीं है, FBR पाबंद है उस इदारे से वेरीफाई करने का, और वेरीफाई करके फिर वो रिजेक्ट करेगा। इस बात पे सिंपली इस बात पे जी कि आपने मुझे CPR नहीं दिया, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, ये इलीगल है, वो अपना अख्तियार से तजावज़ कर रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विद होल्डिंग टैक्स है, जब बंदा एक मर गया वो कहाँ से वसूल करेंगे? उसको सेक्शन 87 दिया हुआ है, वो फिर अलग क्लास लगाएंगे उसकी। 87 में उसके बच्चे भी हैं, वो ले सकते हैं। वो तो फिर लंबा प्रोसेस नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से। अब दो शख्स इसी तरह इसको दूसरी तरफ ले जाएं, अगर उसने टैक्स देना था तो FBR किसे लेगा? वो एक प्रोसेस है, वो FBR के लिए भी लंबा है, हमारे लिए भी लंबा है, वो हमें दोनों के लिए वो प्रॉब्लम है। जजमेंट हुई है जिसमें कहा गया है ये ना किया जाए, जितना बनता है वो जमा कराओ, बात खत्म। विद होल्डिंग को खत्म ही करें, जब दे के लेना फिर परसेंट दे के ये मेथड खत्म नहीं होती। नहीं 20% 25% जो हमने देना है वो गलत है ना बात। चलें जी, अब इसके अलावा अच्छा जी, इस पर आखिरी बात है जी कि अब FTO के ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया हुआ है। अगर कोई FTO में कोई शख्स फिर भी जाना चाहता है, FIFO को तोड़ना चाहता है, सबकी फैसिलिटेशन के लिए बता रहा हूँ जी कि उसके लिए अब आपको FTO में जाने के लिए पहले 3 कापियाँ बनानी पड़ती थी पूरे सेट की, वो अब ज़रूरत नहीं है। अगर FTO में भी आप जाकर अपना रिफंड को FIFO तोड़ना चाहते हैं, जैसे आजकल चल रहा है 52,000 केसों में जो इस तरह के केसेस आ रहे हैं, जो हम जैसे नौजवान वकला है वो कहता है कि चलो यार घर का खर्चा चलता है मेरा, सिर्फ ये घर का चूल्हा जलाने के लिए वकला बेचारे FTO में जो जाकर ये सारे इस ड्यू वन प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। अगर FTO जाना भी चाहते हैं तो मैं आखिरी बात करूँगा जी कि उसमें आपने सिंपली अब प्रिंट नहीं निकालने, प्रिंट निकालने की कंडीशन ख़त्म कर दी है। FBR की वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म आ गया है, ऑनलाइन जाएं, वहाँ पे अपने कंप्लेंट को अटैच करें। उसमें फॉर्म A ऑनलाइन बना हुआ है जिसमें बताना होता है जी कि आपने कि इससे पहले कोई आपने फॉर्म नहीं, FTO की अपनी वेबसाइट पे है। इस पर हमने मुल्तान टैक्स बार एक वीडियो भी बना के लगाई हुई है, पूरा तरीका समझाया हुआ है। कोई अगर वो देखना चाहे, वो हमने रिफ़ंड के सिलसिले में नहीं बनाई थी, वैसे कंप्लेन करने के लिए बनाई थी कि कंप्लेन कैसी होगी। लेकिन अगर फिर भी रिफ़ंड में जाना चाहते हैं तो प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको 3 कापियाँ लें, फिर फिजिकली जाएँ, जमा करा के आएँ। ऑनलाइन कर देंगे तो ऑनलाइन जो आपकी एप्लीकेशन जमा होगी वो वैलिड होगी। एक कापी फ़ौरन चली जाएगी सेक्रेटरी रेवेन्यू के पास, एक चली जाएगी मुतल्लिका कमिश्नर के पास, चीफ कमिश्नर के पास, एक FTO साहब अपना प्रिंट निकाल लेंगे। आपस में इनका बिल्कुल कोऑर्डिनेशन भी है और सॉफ्टवेयर का सिंक्रोनाइजेशन भी है। तो वहाँ से फिर आपको ईमेल में नोटिस आएगा, ईमेल में जब नोटिस आएगा तो आपने उसका फिर जाके जवाब देना है। इसके अलावा किसी दोस्त का कोई सवाल हो सर? इमरान साहब, ये जो आपने अभी कहा कि FTO वाला चले जाते दोस्त का भी, हम भी जा रहे हैं, जाते ऑर्डर की डायरेक्शन आ गई है 30 डेज की, एज पर लॉ 30 डेज में एक मिनट सर, क्रिएट कर दी है, रिफंड अफसर आ गए हैं, स्नैपर आ गए, तो एक सारा प्रोसीजर आया, उसके मुताबिक उनको वो उसमें तो नहीं IR की पावर यूज कर रहे हैं, रिफंड कमीशन रिफंड वाली का करें, तो इसके खिलाफ भी कोई आप करें ना कि सर जी ये तो अभी मैंने जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के बता दी है। इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम लिख के भेजेंगे इंशाल्लाह। तो आप सारी एक यहाँ से बात कर से भेज दें कि इसके ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे इशूज़ आ रहे हैं, ये सारे के सारे इंशाल्लाह। रिफंड उसके बाद अगर किसी का 177 बनता है, 122 बनता है, तो वो अलग करें। एक रिफंड सर जी ये अगर वो अफसर काम कर रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के बैंडिंग ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आर्टिकल 189 में वो जवाबदेह है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मरतकब है। इस पर हिम्मत टैक्स कंसल्टेंट ने करनी है कि वो हिम्मत करे और उसको जैसे टैक्स गुजार तो कहता जी कि मुझे आज ही पैसे ला दो। वो हिम्मत नहीं करते। अभी एक केस का भागलपुर का जो है ना, चलो नस्वार जो भाई प्रधान बना के बेच रहे हैं ना, एक भागलपुर में नस्वार बेचने वाले से 80 लाख रुपया टैक्स भरवाया है, शायद 175 के साथ। ये इसको भी पता होगा, ये 80 लाख रुपया टैक्स भरवाया है और इससे
सर ज़्यादा ही जो है ना आउट ऑफ पॉकेट लिए हैं। सर आउट ऑफ पॉकेट तो 175C तो इनको टूल मिल गया है, ये वही मिल गया है कैसे चौक। अब FBR का 175C देकर ये वो हाल कर दिया है, जैसे चौक पे खड़े होते हैं ना पुलिस वाले मोटरसाइकिल वालों को रोक रहे होते हैं कि चलान करवाना है पैसे देने हैं। अब FBR का मेरा ही हाल है। आप फेसबुक पर जाकर RTO सहीवाल की वेबसाइट वो फेसबुक का पेज खोल लें, सर आप उस- रेजोल्यूशन बना के भेजिए ना कि ये जो सर उस पर भी काम कर रहा है कमन उस पे इम्प्लीमेंट तो करना सर, चाहिए, दोबारा हम इंजेक्शन कर देते हैं बाहर उस पर भी काम कर रहे हैं हम। अब जो बात हो रही है ना 175, सर बिल्कुल कर रहे हैं इंशाल्लाह। अब 175C में FBR का ये हाल हो गया है, जैसे चौक पे खड़ा कांस्टेबल है जो मोटरसाइकिल का रोकने वाला है जी कि ठीक है जी आज 200 चलान मैंने करने हैं और 300 रोकूंगा तो 100 मेरी दिहाड़ी होगी, 200 को चलान करके दे दूंगा। नहीं वो कार्डर पे जो चाय वाला होता है ना वो खुद नहीं लेता, जो चौक के कार्डर की दुकान है उसको कहता है कि भाई इतने पैसे बाहर सर जी यहाँ तो फिर आप जैसे बंदा वहाँ पहुँचता है ना वो कहता है अच्छा वो इशारा वो चला जाता है वो भी कहता है जो है ना वो ऐसे इशारा कर देता है विलेन, वो समझता है कि इसकी बार बड़ी एकदम जो जमा हो चुकी है वो मैंने देनी है। वो सुबह से जो जोर तक की कमाई को लेकर मोटरसाइकिल वो अलग कहानी है सर। और लेकिन FBR में सर जी अब क्योंकि ये सुलझे हुए लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इनको ज़रूरत ही नहीं है ऐसा चाय वाला, अरे खुद ही जो उनकी जेब में डाल दे वो ले लेते हैं। वो तो खैर ठीक लोग हैं ना, इसलिए बस एक सवाल और सर जी इनका आपका सवाल राव साहब, मैं 175 पे चला गया था। RTO सहीवाल का फेसबुक पेज इंतहाई चैलेंजेबल है, हर दूसरे दिन पोस्ट लगी होती है। हमारी टीम के 2 जवान गए हैं FBR के, वो 175C में 20 लाख ले आए हैं, 30 लाख ले आए हैं। 175C का कोई एक असेसमेंट ऑर्डर दिखा दें मुझे कि किस असेसमेंट ऑर्डर के तहत वो लेके आए हैं। और वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट किसको मिलेगा? और वो एडवांस टैक्स 147 में चलान मरवाते हैं, 47 में एडवांस का। और FBR में जाके काटगड़की हो रही है जी कि हमने देखो इतना टैक्स जमा करा दिया है, ये ब्लैकमेलिंग है। 20 लाख रुपए, अच्छा उस टीम बैठेगी, छापा मारेगी, ऊपर मॉनिटरिंग करेगी, टैक्स पेयर हाथ जोड़ता है जी कि मेरा कारोबार बंद हो गया। होटल वाला अगर है तो उसका होटल का कारोबार बंद हो गया, आप निकले यहाँ से। वो कहता है जी 20 लाख का चलान जमा करा दो, 10 लाख रुपये हमें दो, हम जाते हैं। ये वही हिसाब हो गया कि फिर वो क्लेम भी नहीं करते, 20 लाख तो क्लेम करते हैं सर, जो एडवांस टैक्स 147 में। डरे होते हैं कि भाई तो सर इतना भी अच्छा नहीं टैक्स पेयर, लेकिन जहाँ पे 10 लाख रुपये लग गया है वहाँ पे क्लेम हो जाता है जी। बस फिर भी जो है ना और राव साहब आपका सवाल रहेगा जी कि अब हम इसमें हिम्मत देखो टैक्स पेयर ने भी करनी है। अब टैक्स पेयर कहता है जी कि मुझे सुबह होने से पहले शाम को मैं जी ड्रिप लगी हुई है, मुझे पैसे मिलेंगे तो मेरा ड्रिप उतरेगी। तो हमें उसने ड्रिप लगाई होती है, बेसिकली उसको नहीं लगी होती, हमें लगी होती है जी कि यार इसके इतने मसाइल ख़राब हैं, इसका कारोबार बंद है, अगर इसको 5 दिन पैसे ना मिले तो फिर क्या होगा, इसका तो कारोबार बंद हो जाएगा। अब हमें फिर FTO भी जाना पड़ता है, आउट ऑफ द वे जाकर FTO साहब की भी दुकानदारी को हमने बढ़ाया हुआ है, फिर इधर आगे लाइन में ला के मिलते करके रिफंड भी लेते हैं। ये सारे का सारा जो प्रोसेस है, तो मेरे ख्याल ये तो सारा ये कोई मसले बयान हुए, इसकी तो अलग सेपरेट जाए बोर्ड दो और एक सेपरेट जाए जो FTO जो ऑर्डर कर रहा है कम अगर जिससे कुछ तो फायदा हो रहा है। सर आज का इसके बारे में तो जो ऑर्डर की FTO ने उसकी कंप्लायंस करे। ये आज का हमारा मकसद भी रही था कि रिफंड के ऊपर रखने का, कि हम इंशाल्लाह वाले ऑर्डर को चलो इसी वीक में रिप्रेजेंटेशन बना के FBR को भेजेंगे। भेज देते हैं FTO का ऑर्डर को तो ना कम से कम ये और वो जो दूसरा है पॉइंट ऑफ सेल पे 1 रुपये का, वो टैक्स बार को मिलना चाहिए, वो भी लिखेंगे। रहा 1 महीना FBR को मिल जाए, 1 महीना टैक्स बार को मिले, बराबर की टैक्स बराबर चले। हम कहेंगे 100% हमें मिले, फिर वो खुद स्टार्टरमेंट की तरफ आएंगे। तो हम खुद ही उनको दे दिया करेंगे जितना चाहिए होगा। उन्हें कहेंगे कि उस इलाके की जो बाहर है ना उस इलाके की जिधर से टैक्स कलेक्ट हो रहा है जी, उसी को दे। उसी को दें। कराची वाले को सर RTO अगर मुल्तान में जैसे RTO मुल्तान है, RTO और LTO है, तो इसका टैक्स जो 1 रुपये आ रहा है वो हमें दिया जाए। इमरान भाई बहावलपुर RTO में एक रिफंड एप्लीकेशन भी रिजेक्ट नहीं है FTO के ऑर्डर पे, सिंगल सिर्फ यहाँ पर RTO मुल्तान में प्रैक्टिस है ये कि वो मर्जी से सर कर देते हैं। आपने पैसे दिए हैं, हैं? पैसे दिए आपने, तो उसके पहले दिए हैं पैसों की बात की है आपने अफसर को। इसकी बात हो रहे हैं आप कह रहे हैं जी अब पैसे देने को भी तैयार है, फिर भी रिजेक्ट हो रही है। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि पैसे ऑफर होने के बावजूद रिजेक्ट हो रही है, तो फिर तो वो एक्शनेबल है। अगर अब आपने पैसे ऑफर ही नहीं किया, रिजेक्ट हो रही है, फिर कसूर आपका है। नहीं
करते हैं, आप लोग फिर भी ना करें रिजेक्ट, फिर क्या फायदा? प्रैक्टिस का है इसमें राजू फिक्र है जो वक्त हाँ उसके मुताबिक चल रहे हैं तो मैंने आपको हाँ मेरे 5 से 6 केस रिजेक्ट हुए, मैंने आपको भेजे भी है, पहले किया, ये करीम साहब रिजेक्ट कर दिए 70 एफटीओ डायरेक्शन 30 दिन में दें, 30 दिन सर उसमें गुजर गए। FTO का ऑर्डर दिए सर, उसमें सेल परचेज वेरीफाई नहीं होती, आपकी डिडक्शन को बैक करिए नहीं होता, आपकी बैंक स्टेटमेंट ये जो उससे कंसर्न ही नहीं है। रेट बंद किया। सर जी आज के लेक्चर का ना मैं समझता हूँ फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने पहले वक्त ही कहा था FTO का फॉर्म रिफंड के लिए नहीं है। वो तो नहीं है। अच्छा आपने अभी क्या बात की है जी कि उसकी डायरेक्शन है कि इनको रिफंड दे, ऐसा कोई ऑर्डर दिखा दें जिसमें उसने कहा हो कि इनको रिफंड दे, इनका बनता है। और एज पर लॉ सर, एज पर लॉ तो फिर अफसर लॉ है ना, ना कायदेज़म का लॉ चलता है, अफसर का लॉ चलता है, दोनों लाभ मिलेंगे, कायदेज़म लाभ मिलेगा प्लस अफसर का लाभ मिलेगा तो रिफंड होगा। आप एक लाख के मुताबिक चलेंगे तो सिंगल लाभ पे कैसे रिफंड होगा? सर कमीशन जो बोर्ड ने जुडिशियल ऑर्डर जारी किए रिफंड कमिश्नर के, उस पे चले ना सर उस पर चल रहा है ना, वो उसने एज पर लॉ उसने देखा कि रिफंड नहीं बनता, रिजेक्ट 171 से बाहर नहीं जा सकता सर उसने एज पर लॉ रिजेक्ट कर दिया है। इस पर तो मेरे 120 के ऑर्डर कैसे अमेंड कर सकता है वो? सर जी ये तो आपने चैलेंज करना ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैं देता हूँ आपको, आप कमीशन अपील को चैलेंज करें। अभी जो आए उसमें ये है कि 120 के ऑर्डर को तो उसका ख्याल नहीं 170 बेस पे अमेंड कर दे वो। सर जी तो वो अब कर दिया ना उसने, तो गलत कर रहा है ना, इसीलिए अब गलत कर रहा है सही कर रहा है। सिंपल सी बात है, मैं तो आपको अब बताता हूँ। एक हमारे जिससे हटके है, एक हमारे जो है ना सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक हफ्ता पहले की बात है, टेक्स्ट में काफी बात है। फिर मैं ये भी कोई बात जनरल एक बात करूँ, एक सीनियर हमारे चार्टर्ड चलें जी प्रोग्राम क्लोज करते हैं, फिर गपशप करते हैं। समझता हूँ सर जी एक मिनट प्रोग्राम क्लोज करते हैं, फिर गपशप करते हैं। सर एक आप सर आपको बुलाना है, मैंने इधर एक जी बहुत शुक्रिया जी। इमरान भाई ने बहुत तफसील से जो है ना 170 के हवाले से डिस्कशन की है। और आज की न्यूज़ ये है कि ATIR को 2 बार रूम्स और एलोकेट हुए हैं नई कचहरी में, तो 2 कोर्ट रूम्स एलोकेट हुए हैं। 2021 में जो है पहली दफ़ा इनको कोर्ट रूम्स मिले थे, तो वहाँ से ट्रिब्यूनल स्टार्ट हुआ था। तो इसी हवाले से जो आज इसके लिए टैक्स बार ने काफ़ी कोशिशें की हैं मज़ीद बार रूम्स के लिए भी, तो इसी हवाले से मैं चाहता हूँ कि हमारे सदर मोहतरम तशरीफ़ लाएँ डाइस पे और इस हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार करें। क्योंकि एक एडिशनल बेंच मुल्तान मंजूर हुआ था पिछले साल से, लेकिन कोर्ट रूम नहीं मिल रहे थे, तो कोर्ट रूम की कोशिश की गई, वो मिल गए। यार मैंने आपको कहा था पानी थोड़ा थोड़ा गर्म करें। परफॉर्मेंस इंशाल्लाह हमारे जो है सदर साहब को आप जो है ना बुरा मत समझें, ये सीनियर हैं, बुरे नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं क्योंकि आपके वो सीनियर की बात नहीं। आज रिफ़ंड के मतलब जो बातें हुई हैं बहरहाल बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन ये है कि इनको टेकअप करके अलग-अलग इशू को अलग-अलग टेकअप करना चाहिए। ये नहीं कि 10 इशू एकदम टेकअप कर लो तो और उसमें से कोई भी हल ना हो। एक एक इशू को अलग-अलग लेके जाएं, उसको फॉलो अप करें, अच्छा, ताकि हर इशू अलग-अलग डिसाइड हो। और दूसरी बात यह है कि एक मैं थोड़ा सा जो मैंने कोई एक वर्किंग की हुई है वो ये है कि रिफ़ंड के केसेस में आम तौर पर जो है ये महकमा जो है ना कोई अमाउंट जो है क्लेम की, रिफ़ंड की, टैक्स पेमेंट की, वो रिजेक्ट कर देता है सिर्फ इस वजह से ये वेरीफाइबल नहीं है या कोई और चीज़ है या जो भी है कोई वजह लगा के रिफ़ंड रिजेक्ट कर देता है। अब ये है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, इसके तहत जो है वो जो है ना किसी का भी केस उस वक्त तक रिजेक्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसको कन्वे ना करे कि ये आपका ये मसला है और इसमें ये वेरीफाई नहीं हो रहा। अब वो बंदा अगर फेल हो जाता है कहते उसको क्लैरिफाई करने में तो फिर तो ठीक है कि महकमा करेगा, लेकिन अगर ये नहीं हुआ वैसे ही यानी कि बगैर कन्फ्रंटेशन अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो ऐसे केसेस जो है ना आपके चाहे 20 साल या 30 साल पुराने हों, क्योंकि ये ऑर्डर जो है ना ये कि रिजेक्ट करने वाला कि जी ये अनवेरीफाइबल है तो रिजेक्ट किया और कन्फ्रंट भी नहीं किया, तो ये ऑर्डर जो है ना इलीगल है। और इलीगल ऑर्डर के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है,
आप 50 साल बाद भी उसको क्लेम कर सकते हैं कि भी आपने ये किया था, इलीगल किया था, लिहाजा ये मुझे मेरे पैसे वापस करो, मैं वेरीफाई कराता हूँ। ये चीज़ जो है ना, हमें चाहिए कि जैसे जितने भी केसेस में वो कर देते हैं ना, ये उसको कन्फ्रंट, यानी कि बगैर कन्फ्रंट किए रिजेक्ट करते वो गलत कर देते हैं। और जहाँ तक कोर्ट रूम का तल्लक है, वो अल्लाह का शुक्र है कि हम जब भी आए हैं, जब भी हम जो ट्रिब्यूनल जो लिया था, इसके अलावा और कोर्ट्स भी जो हमने यहाँ से यानी कायम कराई है, अब फिर हमने जो है ना एक जो है ना कोर्ट यानी बेंच के लिए वो कोर्ट रूम जो है ना वो करवाया है। अरे सेकंड बेंच तो ऑर्डर तो पहले ही रूटीन में था, लेकिन उसके लिए कोर्ट रूम नहीं था। हाँ, एग्जेक्टिव बॉडी नहीं कराया था। हाँ, हमारे दौर में हुआ था, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद इसलिए नहीं था, कोर्ट रूम नहीं था। अब कोर्ट रूम मिल गया है, बेंच ऑलरेडी सैंक्शन था, कोर्ट रूम मिल गया। अब मुल्तान में जो है ना 2 कोर्ट्स चलेंगे, 2 कोर्ट्स चलेंगे। अब उसमें ये मसला ख़त्म हो जाएगा कि कभी कोई यहाँ, क्योंकि एक छोटा शहर है, यहाँ जो है ना 2 मेंबरों में से एक भी किसी वजह से नहीं आया तो आपके वो सारे काम पेंडिंग हो जाते थे। खासतौर पर स्टे के मसले, वो स्टे के मसले ज़्यादा अर्जेंट होते थे। अब स्टे भी जो है ना यहाँ से जो है ना, क्योंकि मेंबर रोस्टर नहीं है यहाँ, तो लिहाजा जो है ना वो यानी किसी दूसरे को यानी असाइन करना या कुछ करना, और बेंच ही अगर इनकम्प्लीट है तो, और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन बेंच लगता है, तो ये तो फिर स्टे वाले केस जो है आगे से आगे चलते जाते हैं इस तरह। तो इसका भी हम कर रहे हैं टेकअप के भी ये, बल्कि मेरी बात भी हुई थी चेयरमैन साहब से 2-3 दिन पहले, यही उनको कन्वे भी किया था कि भाई या तो बेंच जो है ना 1 हफ़्ता मुकम्मल रखें, 1 हफ़्ता मुकम्मल जो है ना नागा करें उसका। ये नहीं कि जी 2 दिन जो है ना बेंच करें और फिर अगले हफ्ते में 2 दिन करें, और 2 दिनों में कोई मेंबर के साथ कोई ऐसा मसला हो गया तो वो 1 हफ़्ता समझो हमारा ज़ाय हो गया। तो चेयरमैन साहब कहने लगे जी हमारा यहाँ का बेंच डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने कहा जी डिस्टर्ब होता हो, आपके पास तो और भी बेंच है काफ़ी, तो आप उनको साइन कर दें, कोई अर्जेंट केसेस हो तो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर दें, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हमें तो महरूम ना करें बिल ट्रिब्यूनल से। तो आपने आज जो है ये फ़ंड के मतलब जो चीज़ें सुनी हैं, और मैंने भी जो सुनी है, ये काफ़ी हद तक कुछ नई भी हैं जो हमारे इल्म में नहीं थी। चीज़ें तो ये पुरानी है, पुराने हर बंदा फेस करता आ रही थी, लेकिन जो है ना इनको एलेबोरेट करना इस तरीके से और रियलाइज़ कराना कि हमारे साथ ये भी ज़्यादती हो रही है, ये भी ज़्यादती। अप्रिशिएट करते हैं इसने जो है ना वो सारी उसमें एक्चुअल लीगल तो सेक्शन को भी कोट किया है, और उसने जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को भी कोट किया है। फिर जो है वो जो मुख्तलिफ फोरम पे इस पर डिसीजन हुए हैं, उसमें FBR के सर्कुलर को भी इन्होंने जो है ना सामने रखा है। फिर हाई कोर्ट के डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, FPO को डिसीजन, और इस वक्त जो है प्रैक्टिकली जो कुछ हम मसाइल फेस कर रहे हैं उन सब को जो है ना इन्होंने यकजा किया है, और इंशाल्लाह ये उसका ब्रीफ भी बना के जो है ना वो उसका जो है रेफरेंस दे देंगे, ताकि हर साथी के सामने वो हो, बजाय इसके कि हम जो है ना वो 20% के चक्कर में और अपनी जो है ना उसमें रहे, हम उनसे अवॉइड करें, लीगल उस पर चले। इंशाल्लाह इनकी जरूरत ही नहीं है कि जो है ना हमसे नाजायज पैसे मांगे या हमारे टैक्स विभाग से पैसे मांगे। जो लॉ के मुताबिक है वो हमें इंशाल्लाह उसके मुताबिक मिलेगा। बिल्कुल सही। और हमें जितने भी इशू उन्होंने रेज किए हैं, हर इशू को अलग अलग हम टेकअप करेंगे, और ताकि वो जो है ना उसको अलग प्रोसेस के जब तक कंक्लूड ही नहीं होगा हम पीछे लगे रहेंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो ये मसले हल होते जाएंगे। अच्छा, बार इलीगल ऑर्डर पास कर रहे हैं, मतलब कि रिजेक्ट किए जा रहे हैं, जैसे अच्छा मैं आपको एक उसमें हमारी बात उसमें हमारे लिए क्या फेवर कर सकते मैं एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ, है बहावलपुर के मुतल्लिक़, राव साहब भी सुन लें ज़रा। एक जो है ना वहाँ अफसर जो है ना वो उसने अन्नी डाली हुई थी, उसका कमिश्नर कहीं यहाँ किसी प्रोग्राम में आया, रमादा में वो कोई मीटिंग थी, तो मुझे जब मिला ना वो कमिश्नर, तो मैंने उसको जफ्फी डाली और उसके कान में कहा कि फ़लाँ अफसर जो है ना आजकल बहुत यानी कि वो उसका रेट हाई जा रहा है, ये ना हो कि मेरा भाई उसमें से डिप्राइव हो रहा हो अपने हिस्से से, तो उसको जो है ना आप उसके जितने वो ले रहे हैं उसके मुताबिक अपना हिस्सा लें। हाँ शुक्रिया। नहीं वो दावा नहीं,
अब अगली बात सुने ना, इसका रिएक्शन भी कुछ नहीं, इसके साथ एक बात मैं भी इजाफा करता जाऊँ। स्टेज पे आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बहरहाल इस वक्त जो है, जो प्रोग्राम हमारे एजुकेशन सेशन का, और उसको हमारे हैं इमरान गाज़ी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से, जो आज का टॉपिक था रिफ़ंड, उस पर जो है सैर हासिल उन्होंने गुफ्तगू की, और हर लिहाज से उन्होंने जो है ना लॉ की ओरिजिनल जो है सेक्शन क्या कहते हैं, हमने उसको जो है ना कैसे इम्प्लीमेंट कराना है, रिक्वायरमेंट क्या हैं, और फिर उसके मुताबिक आगे चलते गए कि भी जब हम एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब जमा करा देते हैं, प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन जमा कराए बगैर बात नहीं बनेगी, तो वो करा देते हैं, तो फिर 60 डेज़ के अंदर जो है उसको फाइनल होना चाहिए। तो 60 डेज़ के अंदर अगर वो फाइनल नहीं हो रहा तब हमें FTO के पास जाना चाहिए। ये इनकी बात की मतलब कि FTO के पास अगर जाना है तो उस वक्त जाए, इसलिए कि वो डिले करें। जब 60 डे गुजर गए तो फिर वो जो ना हमारे अगेंस्ट आर्डर हुआ, शहर जमील साहब के हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक, वो हमारे खिलाफ नेगेटिव आर्डर हो गया। गो के फील्ड में नहीं है, वो डीम्ड आर्डर है, लेकिन हो गया हमारे खिलाफ। अब इसका सही सोल्यूशन ये है कि फिर हम कमिश्नर अपील के पास जाएं। कमिश्नर अपील जो है ना उसकी चूँकि असेसमेंट नहीं हुई, लिहाजा अपील फ़ीस भी 1000 उन्होंने बताया कि वो बहुत कम है। अच्छा, अब उसके पास जो है ना अब फिर पावर आ गई है कि कुछ का जहाँ एडजुडिकेट हो के फैसला मिलता है तो उसको तो जो है ना रिमांड बैक नहीं कर सकता 129 के तहत, लेकिन चूँकि इसमें ये डीम्ड आर्डर है, लिहाजा यहाँ पर उसके पास ये पावर ज़रूर है कि फिर वो दोबारा जो है ना आपको यहाँ पर भेजे अफसर के पास कि वहाँ पर अपनी वेरिफिकेशन कराए। ये एक मतलब एक क्लियर मैन की बात कर जो ना मैसेज आपको बोलना। अच्छा, इसी तरीके से इन्होंने जो कहा कि चूँकि वहाँ पर क्यों बना दी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो हमारे कास्ट के जो है ना कॉमर्स के दोस्त हैं, इस बात को समझते हैं कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट, ये जो है ना कास्टिंग के जो है ना ये जो है ना वो फार्मूले हैं, ये तरीक़ाकार है। मतलब क्या है, जो लाइन में पहले आके खड़ा है उसको पहले बारी मिलेगी, जो उसके बाद में है उसको बाद में मिलेगी, जो उससे पीछे है उसको पीछे लगेगी। ये एक कॉमन समझाने के लिए है। बहरहाल वहाँ तो स्टॉक की बात होती है कि जो पहले स्टॉक आया उसको पहले जो है ना कंज्यूम करें, बाद वाले को बाद में करें, ये वहाँ का अलहदा कंसेप्ट है। तो यहाँ का ताल्लुक यही है कि जिसने पहले एप्लीकेशन दी उसको पहले निपटाया, जो उसके पीछे है उसको बाद में निपटाया, उससे पीछे वाले को फिर उसके बाद। लेकिन इन्होंने जैसे बताया कि पहले 298 के सर्कुलर का ये भी यही था, और उस 298 का जो सर्कुलर है उसमें चूँकि वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ कि भाई आप जो है ना ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना जी, तो वहाँ पर ख़त्म हो गया। लेकिन अब 24 में फिर उन्होंने एक जो है ना सर्कुलर इशू कर दिया, और उधर जो है सेपरेट जो है इसका अलहदा हिरार्की भी के जो है ना उन्होंने बना दी 24 से कि जी इसका रिफ़ंड का बिल्कुल ही अलहदा जो है ना कमिश्नर जो है ना रिफ़ंड, और नीचे एडिशनल कमिश्नर रिफ़ंड, और फिर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर हैं या DC ऐसी हैं जो भी हैं, तो वो रिफ़ंड की अलहदा है। तो जब अलहदा हैं तो फिर वो वही उसी बात को लेके चले ना, फिर वो जो है ना जो ओरिजिनल सर्कल वाला है वो क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहा है। एक तो ये बात उसमें जो है ना बात, और दूसरी बात है कि फिर जब कोर्ट जो है ना इसको कह चुका है कि ये भी इलीगल है, तो इसको किस तरीके से जो है ना उन्होंने कर दिया। तो वो अगर प्रेसिडेंट की भी कोई रेफरेंस देते हैं तो प्रेसिडेंट का रेफरेंस अगेंस्ट लॉ नहीं हो सकता, ये भी जहन में रखें। तो उसको अलहदा एक चैलेंज करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह जैसे हमारे कंसेंसस डेवलप हुआ है इसके मुताबिक इसको जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन बना के हमारे सदर साहब और सेक्रेटरी साहब और जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको इंशाअल्लाह टेकअप करेंगे। इसी तरीके से जो इन्होंने ये बात जो है ये मैंने आपको साहब को मुस्तहसन करने के लिए बात कर रहा हूँ। इसके साथ जो इन्होंने बताया कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट जो है ऑलरेडी वो केस का भी इन्होंने नंबर भी रेफरेंस कोट किया है कि उसके मुताबिक ये कहा है कि भी ये जो है आप वहाँ पर मुद्दत दी हुई है कि 3 साल के पहले 2 साल थे कि 2 साल के अंदर आपने क्लेम करना है, फिर वो 3 साल हो गई और 3 साल के बाद जो है ना आप नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि इक्विटी और जस्टिस का कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 4 और सेक्शन 25 के मुताबिक
वहाँ पर इक्विटी और जस्टिस का ये डिमांड है कि आप किसी के हक़ को उससे महरूम नहीं कर सकते। देखें, उसने अपना नुकसान किया ना। मैंने पैसे लेने से महकमे से या किसी से भी, रियाज साहब से मैंने पैसे लेने था, तो मैंने जो है ना वो 3 साल के अंदर इससे तकाजा ही नहीं किया। ये भी अपनी शराफत का मुजाहरा करते कि मुझे खुद ब खुद दे देते, लेकिन चूँकि ये इलाके के जो है ना नामी गिरामी आदमी हैं, लिहाजा मैं इनसे डरते हुए मैंने मुतालबा नहीं किया, इन्होंने मुझे दिए नहीं। लेकिन मेरा राइट जो है ना ख़त्म नहीं हुआ ला के मुताबिक। उन्होंने यही कहा कि भाई उसने तो खुद, टैक्सदार ने खुद अपना नुकसान किया, लिहाजा उनका राइट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता और आप इक्विटी और जस्टिस के मुताबिक जो है आप उसको पैसे देंगे। तो ये तो वो सारा सर वो उसमें नंबर आ गया ना, वो दे देंगे ना, वो सारी चीज़ में हवाला दे दिया। इसमें जो है क्योंकि इमरान साहब ने जी हाँ ठीक है, नहीं इन्होंने जैसे एग्रीकल्चर के हवाले से भी रेफरेंस दिया कि भी चूँकि वो 2019 में शायद ये तो जो है ना पैरेलल कानून आ गया था कि जो इन हाँ 13 में आया था या 19 में, हाँ 3B सेक्शन है। उसमें यह कि जो इधर डिक्लेरेशन करेंगे तो उसी के मुताबिक आप उसको क्रेडिट ले सकते हैं। अब उसके लिए उन्होंने कहते हैं कि भी उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप उसकी टैक्स जो पेमेंट का चलाना है वो एविडेंस है, ठीक है ना। अगर उधर इधर डिक्लेयर भी कर रहे हैं, उधर टैक्स भी नहीं दे रहे, तो इनका कहना फिर जो है ना, उन्होंने जब डिपार्टमेंट ने मुझसे मांगे एविडेंस तो टैक्स नहीं पे किया होता, तो उन्होंने कहा जी ये तो जो है ना प्रोविंशियल इशू है, आप हमसे क्यों मांग रहे हैं। तो उधर क्या, क्योंकि वो लिमिटेशन थी कि 2 साल के अंदर असेसमेंट करनी है, वहाँ पर भी इशू आ गया। लेकिन उसमें जस्टिस आयशा मलिक जब आगे सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्होंने ये कहा कि भी ये तो लाइबिलिटी है, हैं साकिब निसार साहब ने कहा ये तो लाइबिलिटी है जो उसने खुद डिक्लेयर की है, ये कोई नई इसके लिए एक है जो है ना अलहदा रिटर्न देने की भी ज़रूरत नहीं थी, अलहदा उसको असेसमेंट डिपार्टमेंट को असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि आज खुद जब उसने डिक्लेयर कर दिया तो वो लाइबिलिटी उसको खुद पे करनी चाहिए थी, उसने नहीं की। लिहाजा लाइबिलिटी कभी भी जो है ना लॉन्ग लाइफ होती है, बल्कि लाइबिलिटी के मुतालिक तो ये भी है असूल ज़ाब्ते के मुताबिक, अगर वो जिसने लाइबिलिटी गवर्नमेंट की देनी थी तो वो फौत हो गया, उसमें एक प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज़ आती हैं, प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज़ ये एक वर्ड है, उसमें जो है ना सबसे पहले उसकी जायदाद से गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ भी क्लियर होती हैं, और इसके अलावा जो है पहले ये भी उसमें दिया होता है कि प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं क्या और उसकी कैसे, तो उसमें ये गवर्नमेंट लाइबिलिटीज़ भी किसी भी सरकारी इदारे की लाइबिलिटी तो वो उनको तरजीह है, वो टॉप पर है। एक पहले वो होती है कि अगर वो प्रॉपर्टी किसी ने अपनी सिक्योरिटी के तौर पर उसने दे रखी है, कोई लोन लिया था तो उसमें पहले उसको मिलेगी, लेकिन उसके बाद जितने भी जो है ना वो फिर गवर्नमेंट के। लेकिन इसी वजह से उन्होंने कहा कि वो जो बंदे हैं टैक्स गुजार भर गया है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी देनी थी, अब सबसे पहले जो है ना उसकी प्रॉपर्टी से ये नहीं कि वो वर्षा जो है ना क्या जो है ना अपना हिसाब तकसीम करके बैठ जाए कि हमने नहीं देनी, बल्कि सबसे पहले जो है अगर तो वो सिक्योर किसी का लोन देना था, शरीयत में भी यही है, लोन देना था और वो सिक्योर्ड था, अनसिक्योर्ड के अलहदा फिर मसला होता है, शरीयत के असूल अलहदा है, लेकिन जो है ना हमारी दुनियादारी के कानून में के अंदर अलहदा है। वहाँ तो अगर लाइबिलिटी सिक्योर्ड उसकी थी तो सबसे पहले वही उसको जाएगी, उसके बाद जो है वो फिर बाकी जो लैन अगर उसके लोगों के देने थे और सिक्योर्ड नहीं थी फिर उसका कानून थोड़ा मुख्तलिफ है, कानून मुख्तलिफ फिर वो कामन में आ जाता, लेकिन गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है वो प्रेफरेंशियल है। जैसे सिक्योरिटी किसी मकान के अगेंस्ट लोन लिया था, वो मकान बिकेगा तो पहले उसकी जो है ना लोन जाएगा, इसी तरीके से बाकी सारे जितने भी उसकी लाइबिलिटीज़ रहती हैं उन लाइबिलिटीज़ में गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको तरजीह हासिल है, वो पहले वो जाएंगी फिर उसके बाद वरसा में तकसीम होगा, ये इसके कानून। इसी वजह से जो है ना तो अभी अख्तर साहब ने एक सवाल किया कि जी जो है ना वो जो बंदा फौत हो जाए तो फिर उसका रिफ़ंड कौन लेगा, तो वर्षा ले सकते हैं, जब इधर वो जो है ना वो वर्षा ले सकते हैं तो लाइबिलिटी होगी तो वो भी वर्षा की ज़िम्मे है। सेक्शन 87 है इमरान, हाँ सेक्शन 87 के तहत सिर्फ ये नहीं कि मीठा मीठा बस आगे बस आप समझ रहे हैं, तो बहरहाल ये एक बात है। तो इससे मैं आप करके ना एक और बात जो है ना, हाँ
ये तो बात जो है ना तफसील से इन्होंने आगे और ये एक ब्रीफ भी बना के दे देंगे जिसमें सारे रेफरेंस आ जाएंगे, इंशाल्लाह वो सब दोस्तों को उसका फ़ायदा होगा। जहाँ तक जो है ना बात ATIR की हो रही है, तो उस वक्त ATIR में हमारे साथियों ने, जिसमें मैं भी शामिल था, तो कोशिश की, अल्लाह ने मेहरबानी की, अल्लाह ने ही काम किया, लेकिन साथियों ने जो है ना अपने जो है ना इसमें दौड़ धूप की और कोशिश की, नतीजे में जो है ना यहाँ पर जो है ना बेंच मंजूर हो गया। लेकिन उस बेंच को फंक्शनल करने के लिए, क्योंकि जो हमारे लाहौर के दोस्त हैं उन्होंने इंतहाई कोशिश की कि भी ये मुल्तान का जो बेंच है फंक्शनल ना हो, और हमारी कोशिश ये थी कि जल्द अज जल्द ये बेंच फंक्शनल हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो है ना, चूँकि बंदे आने जाने होते हैं, तो अगर वो फिर हो जाए तो फिर हमारा ये बेंच रह जाए। तो पहले बेंच को जो है ना अप्रूव कराने में की कोशिश की, और फिर उसके साथ अगली कोशिश ये की कि यहाँ पर जो है ना उसके लिए कोर्ट रूम यानी बिल्डिंग के लिए कोशिश की। ये भी हमारी ही कोशिश थी। जस्टिस कासिम खान साहब को हमने इसमें जो है ना इन्वॉल्व किया और साथियों को इन्वॉल्व किया, तो उसमें अल्लाह ने किया, वो भी बात हो गई। अब उससे अगले एक तीसरा मरहला था। तीसरा मरहला ये था कि अब उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, जितना ये फर्नीचर है, ये सारे का सारा फर्नीचर अल्लाह की मेहरबानी, तो मुझे ज़रिया बनाया। हमारे पास एक हमारे जो है कारोबारी दोस्त है, वो उस वक्त जो है चैम्बर के प्रेसिडेंट थे। मैं उनके पास गया और चैम्बर की मदद से हमने को कम बेश 25 से 28 लाख की हमारे पसंद हमारे साथ ही करते थे कि ये इस तरह की जो है ना फर्नीचर चाहिए, इस तरह की अलमारियाँ चाहिए, इस तरह के जो है ना ये एयर कंडीशनर चाहिए, यानी टोटल जितना भी वहाँ पर ये फर्नीचर पड़ा हुआ है, आप दो जो जाते हैं देखते हैं कि सारे का सारा ये हमने अरेंज किया। ये गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है ना जी। इसके बाद स्पेशल कोर्ट कस्टम आई, उन्होंने भी कोशिश की कि भी जो है ना, उनको पता चल गया कि भी टैक्स वाले जो है ना ऐसे करते हैं, लेकिन हमने कहा कि भी ये तो उनका अपना काम है, हम इसमें जो है ना इतना इन्वॉल्व नहीं। बहरहाल उसके बाद सेकंड फिर जो है ना अल्लाह ने मेहरबानी की, हमारे साथियों ने कोशिश की, तो सेकंड बेंच जो है 2024 में ये भी अप्रूव हो गया। अच्छा, अप्रूव हो गया तो फिर उतनी हम थोड़ी सी इसमें थोड़ी स्लैकनेस हो गई। हमारी स्लैकनेस ये हुई क्योंकि एक बेंच फंक्शनल कर रहा था तो दोस्तों के काम हो रहे थे, इस वजह से नहीं। लेकिन ये कोशिश चलती रही कि इसकी जो है ना स्टाफ की भी वही वो हायरिंग करें और फिर इसके लिए जो है ना स्पेस की भी। तो दोनों जो है ना कोशिश जो है अल्लाह ने बराबर की कि भी जो है यहाँ पर वो पहले बेंच की अप्रूवल सेकंड बेंच की, उसके साथ जो है अब उसके लिए जगह भी मिल गई, बिल्डिंग यानी कि जिसमें जो है ना उन्होंने इन हाउस हो के ये काम करना है। अब इसके बाद तीसरा मरहला जो है फर्नीचर का, ये हमारे साथी देखेंगे कि भी इसमें किस हद तक जो है ना हमें उसमें कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट ये हमारा काम नहीं है, ये भी हम, लेकिन हमारे जहन में उस वक्त ये था, खदशा ये था कि अगर हम डिले कर, जैसे गवर्नमेंट के होता है कि जो टेंडर हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, तो कहीं इसी के पेश नज़र जो है ना हमारा बेंच यहाँ से ख़त्म ना हो जाए। इस वजह से हमने फौरी तौर पर ये सारा कुछ करा के तो उसको फंक्शनल करा दिया। अब इंशाल्लाह ये बात नहीं है, बहरहाल ये भी आप उसका तीसरा मरहला ये भी उसमें होना है। तो इंशाल्लाह हमारे जो है ना सारे साथी जो है सीनियर उसमें जो है ना मौजूदा एग्जीक्यूटिव बॉडी और पिछले पहले जो है ना किसी वजह से भी हम जो है ना 2 हिस्सों में हो गए थे। बहरहाल अल्लाह ने मेहरबानी की तो अब जो है ना एक ही बार है, ठीक है। लेकिन ये जितनी कोशिश है ये मौजूदा एग्जीक्यूटिव बॉडी और इसके जितने भी साथी हैं ये उनकी मरहून मिन्नत है। अल्लाह आप सबको जज़ा खैर दे। अस्सलाम वालेकुम।